यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो चलिए आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इंटरनेशनल टैक्सेशन के रिवीजन लेक्चर। और इंटरनेशनल टैक्सेशन में सबसे पहला टॉपिक हम रिवाइज करने वाले हैं, दैट इज डबल टैक्सेशन रिलीफ। अब एक बात समझना, डबल टैक्सेशन क्या होता है। डबल टैक्सेशन दो तरीके से हो सकता है। एक होता है इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन और एक होता है ज्यूरिडिकल डबल टैक्सेशन। अब इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन क्या होता है, ज्यूरिडिकल डबल टैक्सेशन क्या होता है, सबसे पहले हम इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन की बात करते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मैं इंडिया का रेजिडेंट हूं बीबी सर, मुझे क्या हुआ, फॉरेन की कंपनी से कोई डिविडेंड मिला। फॉरेन की कंपनी से कोई डिविडेंड मिला और मान लो फॉरेन की कंपनी जो है उस कंट्री में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का कंसेप्ट है। और वो जो डिविडेंड जो दिया उस पे कंपनी ने डीडीटी पे कर दिया, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे कर दिया, और वो डिविडेंड अगेन मेरे हाथ में टैक्सेबल हो गया। तो यहां पे देखिए, दो अलग अलग पर्सन के हाथ में सेम इनकम का जो कंपोनेंट है वो दो अलग अलग पर्सन के हाथ में दो जगह टैक्सेबल हो रहा है। दैट इज कॉल्ड योर इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। इसको बोला जाता है इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। अब बात आती है ज्यूरिडिकल डबल टैक्सेशन की। सर ये ज्यूरिडिकल डबल टैक्सेशन या जुरिस्डिक्शनल डबल टैक्सेशन क्या होता है, वो अपन समझने की कोशिश करते हैं। एक बात समझना, जुरिस्डिक्शनल डबल टैक्सेशन क्या होता है कि इस वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज है ना, वो टैक्स लेती है दो रूल के हिसाब से। वन इज द रेसिडेंस रूल एंड वन इज द सोर्स रूल। वन इज द रेसिडेंस रूल एंड वन इज द सोर्स रूल। रेसिडेंस रूल क्या बोलता है कि अगर कोई भी पर्सन इज अ रेजिडेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर कंट्री, तो होल वर्ल्ड की इनकम जो है उस पे उस कंट्री का टैक्स लेने का सोवरेन राइट है। दैट इज कॉल्ड रेसिडेंस रूल। और सोर्स रूल क्या बोलता है कि अगर कोई पर्सन है वो रेजिडेंट उस कंट्री का नहीं है, लेकिन उस कंट्री से कोई सोर्स से इनकम होती है, मींस उस कंट्री से इनकम होती है, तो उस कंट्री का उस इनकम पे टैक्स लेने का राइट है। दैट इज कॉल्ड योर सोर्स रूल। अब एक चीज समझना, जब कोई भी पर्सन किसी एक कंट्री का रेजिडेंट होता है और उसकी इनकम किसी दूसरी कंट्री से होती है, तो यहां पे जुरिस्डिक्शनल डबल टैक्सेशन लगता है। मींस सोर्स वाली कंट्री जो है वो टैक्स लेती है ड्यू टू द सोर्स रूल, और रेसिडेंस वाली कंट्री है वो टैक्स लेती है ड्यू टू द रेसिडेंस रूल। तो एक ही इनकम पे दो अलग अलग कंट्री में एक ही पर्सन के हाथ में टैक्स लगता है। दैट इज कॉल्ड योर जुरिस्डिक्शनल डबल टैक्सेशन। आई कैन टेक एग्जांपल, आई एम अ रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अब एक बात समझना, मुझे कुछ नेपाल से इनकम होती है। तो जब मुझे नेपाल से इनकम होती है, तो नेपाल से जो इनकम होती है उस पे नेपाल वाले टैक्स लेंगे। आंसर इज यस, क्योंकि नेपाल में गया था, वहां पढ़ा के आया, तो नेपाल वाले टैक्स लेंगे ड्यू टू द सोर्स रूल। और उसी इनकम पे इंडिया वाले टैक्स लेंगे ड्यू टू द रेसिडेंस रूल। और उसकी वजह से यहां पे क्या हो रहा है, डबल टैक्सेशन हो रहा है। मींस एक ही इनकम पे एक ही पर्सन के हाथ में दो कंट्री में टैक्स होता है। दैट इज कॉल्ड जुरिस्डिक्शनल डबल टैक्सेशन। अब एक चीज समझना, इसका उल्टा एग्जांपल ले सकते हैं। अभी आईपीएल का सीजन चल रहा है और आईपीएल में आपको पता है बहुत सारे फॉरेन के प्लेयर है वो इंडिया में खेलने के लिए आए, तो उनको जो भी इंडिया से इनकम होगी उस पर इंडिया जो टैक्स लेगा दैट इज ड्यू टू द सोर्स रूल। और वो उनकी जो कंट्री, जिस कंट्री का वो रेसिडेंस है, मान लो उस कंट्री वो टैक्स लेगी ड्यू टू द रेसिडेंस रूल। तो उसकी वजह से क्या होगा, एक ही इनकम पे उनको डबल टैक्सेशन लग जाएगा। अब एक चीज समझना, जब भी डबल टैक्सेशन होता है तो ऑब्वियसली वो एक जेन्युइन हार्डशिप है। डबल टैक्सेशन को कैसे अवॉइड किया जा सकता है, तो डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए दो तरह की रिलीफ मिल सकती है। वन इज द बायलैटरल रिलीफ एंड वन इज द यूनिलैटरल रिलीफ। बायलैटरल रिलीफ किसको बोलते हैं? बायलैटरल का मतलब दो तरफा प्यार। जब दो कंट्री है वो आपस में एक टेबल पे बैठती है और टेबल पे बैठ के और डिसाइड करती है कि चलो हम कुछ ना कुछ रिलीफ देंगे, दैट इज कॉल्ड योर बायलैटरल रिलीफ। और बायलैटरल रिलीफ कैसे दी जा सकती है, इसकी दो मेथड होती है। एक होती है तुम्हारी टैक्स एग्जेम्पशन मेथड और एक होती है तुम्हारी टैक्स क्रेडिट मेथड। एक होती है टैक्स एग्जेम्पशन मेथड और एक होती है टैक्स क्रेडिट मेथड। टैक्स एग्जेम्पशन मेथड क्या बोलती है कि लाइक एक कंट्री है वो टैक्स लेगी और दूसरी कंट्री है वो टैक्स को छोड़ देगी। एक कंट्री जो है वो टैक्स लेगी और दूसरी कंट्री है वो टैक्स को छोड़ देगी। दैट इज कॉल्ड योर टैक्स एग्जेम्पशन मेथड। लेकिन टैक्स क्रेडिट मेथड क्या होती है कि दोनों कंट्री टैक्स लेती है, लेकिन जो भी सोर्स कंट्री में आपने टैक्स भरा होता है उसका रेसिडेंस वाली कंट्री आपको क्या दे देती है, क्रेडिट दे देती है। जो भी आपने सोर्स कंट्री में टैक्स भरा उसका रेसिडेंस वाली कंट्री है उसका आपको क्रेडिट दे देगी। दैट इज कॉल्ड योर टैक्स क्रेडिट मेथड। मोस्ट ऑफ कंट्री जो फॉलो करती है वो टैक्स क्रेडिट मेथड फॉलो करती है। मींस दोनों कंट्री में टैक्स लगेगा, लेकिन आपने जितना सोर्स कंट्री में टैक्स भरा होगा, रेसिडेंस वाली कंट्री है वो क्या करेगी कि रेसिडेंस वाली कंट्री में कितना टैक्स लग रहा है और उस कंट्री में आपने कितना कितना टैक्स भरा, व्हिचएवर इज लोअर रेट, जैसा सेक्शन 91 में हम सीखेंगे वैसे आपको रिबेट मिल जाएगी। दैट इज कॉल्ड योर टैक्स क्रेडिट मेथड। अब एक चीज समझना, जब दो कंट्री जो है वो आपस में मिल बैठ के रिबेट नहीं देती है, मींस मिल बैठ के वो लोग कुछ नहीं करते हैं, मींस यहां पे डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट नहीं है, तो उस केस में एक यूनिलैटरल रिलीफ दी जाती है। जो यूनिलैटरल रिलीफ कोई भी एक कंट्री है वो देती है। नॉर्मली इसमें जो रेसिडेंस वाली कंट्री होती है वो यूनिलैटरल रिलीफ देती है। वो कैसे पढ़ेंगे, क्या देती है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो हम सीखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बायलैटरल रिलीफ के बारे में। सर बायलैटरल रिलीफ की अगर मैं बात करूं तो बायलैटरल रिलीफ में क्या होता है कि दोनों कंट्री आपस में मिल बैठ के और ये डिसाइड करती है, अग्रीमेंट बनाती है, और उस अग्रीमेंट को बोला जाता है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट। इसको टैक्स
टैक्स ट्रीटी भी बोला जाता है, टैक्स कन्वेंशन भी बोला जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर डीटीडब्ल्यूए बोलूं या टैक्स ट्रीटी बोलूं या टैक्स कन्वेंशन बोलूं, उसका मतलब सेम ही होता है, इसमें कोई अलग अलग मीनिंग नहीं है, उसका मतलब सेम है। दो कंट्री आपस में मिलकर और अग्रीमेंट बनाती है और अग्रीमेंट बना के कोई ना कोई रिबेट देती है। उसमें दो मेथड यूज हो सकती है, वन इज द टैक्स क्रेडिट मेथड एंड वन इज द टैक्स एग्जेम्पशन मेथड। अब एक चीज समझना, इंडिया किसी भी कंट्री के साथ में अग्रीमेंट में एंटर कर सकता है या नहीं? आंसर इज यस। इंडिया को यह पावर दे रखा है सेक्शन 90 से, और सेक्शन 90 जो होती है वो पावर देती है कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में यह पावर है कि वो किसी भी फॉरेन कंट्री के साथ में या फॉरेन की कोई स्पेसिफाइड टेरिटरी है उसके साथ में डीटीडब्ल्यूए में एंटर कर सकते हैं, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट में एंटर कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे फॉरेन कंट्री तो हमको समझ में आता है, जैसे फॉरेन कंट्री में बात करूं मैं, अमेरिका है दैट इज द फॉरेन कंट्री, इंग्लैंड है दैट इज द फॉरेन कंट्री, रशिया है दैट इज द फॉरेन कंट्री। बट ये स्पेसिफाइड टेरिटरी क्या होता है? स्पेसिफाइड टेरिटरी का मतलब होता है किसी कंट्री का कोई पार्ट है, किसी कंट्री का जो छोटा सा कोई पार्ट रहता है वो उस कंट्री नहीं है पूरा, बट कंट्री का कोई स्पेसिफाइड टेरिटरी है, उसके साथ में भी हम एग्रीमेंट कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए आपने मकाओ करके नाम सुना होगा, तो मकाओ इज बेसिकली पार्ट ऑफ द चाइना, अगर उसके साथ में इंडियन गवर्नमेंट एग्रीमेंट करना चाहती है तो कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज अग्रीमेंट विद द स्पेसिफाइड टेरिटरी। अब एक चीज समझना, जब भी स्पेसिफाइड टेरिटरी या किसी भी फॉरेन कंट्री के साथ में हमारी गवर्नमेंट एग्रीमेंट करती है तो उस एग्रीमेंट में क्या लिखती है? अग्रीमेंट में सबसे पहले यह लिखा जाता है कि भैया डबल टैक्सेशन ना लगे। तो डबल टैक्सेशन जो हो रहा है, डबल टैक्सेशन को कैसे अवॉइड किया जाए? दो मेथड हो सकती है, टैक्स क्रेडिट मेथड, टैक्स एग्जेम्पशन मेथड। नॉर्मली जितनी भी कंट्री होती है, जैसे इंडिया भी है तो टैक्स क्रेडिट मेथड फॉलो करते हैं, मींस दोनों कंट्री में टैक्स लगेगा, लेकिन जो रेसिडेंस वाली कंट्री रहेगी वो क्या करेगी? उसको क्रेडिट दे देगी, दैट इज कॉल्ड योर टैक्स क्रेडिट मेथड। अब एक चीज समझना, यहां पे डबल टैक्सेशन को अवॉइड किया जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ में दे विल नॉट क्रिएट द अपॉर्चुनिटी फॉर नॉन टैक्सेशन और रिड्यूस टैक्सेशन थ्रू द टैक्स इवेजन अवॉइडेंस, इंक्लूडिंग द ट्रीटी शॉपिंग अरेंजमेंट एम्ड एट ऑब्टेनिंग द रिलीफ प्रोवाइडेड इन दैट एग्रीमेंट फॉर इनडायरेक्ट बेनिफिट टू द रेजिडेंट ऑफ एनी अदर कंट्री और टेरिटरी। यहां पे ऐसा लिखा हुआ है कि भैया डबल टैक्सेशन को अवॉइड किया जाएगा, लेकिन यहां पे यह अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी कि कोई लोग ट्रीटी शॉपिंग कर ले। अब आप बोलो ये ट्रीटी शॉपिंग क्या होता है? ट्रीटी शॉपिंग क्या होता है? एक एग्जांपल लेते हैं, उससे अपन समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक अग्रीमेंट है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक अग्रीमेंट है और उसमें बोला हुआ है कि फॉर एन एग्जांपल श्रीलंका का कोई भी पर्सन है, वहां का रेजिडेंट पर्सन इंडियन शेयर मार्केट में आता है, तो इंडियन शेयर मार्केट में उसको ओनली 5% टैक्स भरना है। फॉर एन एग्जांपल, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, कि श्रीलंका का कोई पर्सन है वो क्या करता है, इंडियन शेयर मार्केट में आता है तो ओनली 5% टैक्स भरता है। लेकिन ये अग्रीमेंट किसके बीच में? इंडिया और श्रीलंका के बीच में। तो ये अग्रीमेंट का जो मेन पर्पस था वो इंडिया के लोगों को और श्रीलंका के लोगों को बेनिफिट देना था। लेकिन हुआ क्या, अगर कोई यूके का पर्सन है वो क्या करता है, श्रीलंका में जाता है और श्रीलंका में जाके और फटाफट वहां पे कोई कंपनी सेटअप कर लेता है, और कुछ दिन में वो कंपनी जैसे ही सेटअप कर लेता है, कंपनी श्रीलंका में सेटअप हो जाती है और वो वहां की रेजिडेंट कंपनी बन जाती है, और वो कंपनी के थ्रू फिर वो इंडियन शेयर मार्केट में आता है और ये 5% का बेनिफिट लेता है। इसको बोला जाता है ट्रीटी शॉपिंग। ट्रीटी शॉपिंग का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसी ट्रीटी या कोई ऐसा डीटीडब्ल्यूए जो आपके लिए नहीं था बट आप उसका बेनिफिट लेना चाहते हो और उसका बेनिफिट ले लेते हो, दैट इज कॉल्ड ट्रीटी शॉपिंग। तो यहां पे सेक्शन में क्लियरली लिखा हुआ है कि हम ट्रीटी शॉपिंग की परमिशन नहीं देंगे, हम डीटीडब्ल्यूए बनाएंगे, अवॉइडेंस ऑफ द डबल टैक्सेशन, बट वी विल नॉट गिव द अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट द नॉन टैक्सेशन एट ऑल। मींस हो सकता है कि दोनों जगह टैक्सेशन ना लगे या कोई दूसरे लोग ट्रीटी शॉपिंग करें, उसको हम अवॉइड करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, उसको हम प्रमोट नहीं करेंगे, ऐसा इस सेक्शन में लिखा हुआ है। अब एक चीज समझना, जब भी इंडिया और किसी फॉरेन कंट्री के बीच में अरेंजमेंट अग्रीमेंट होता है तो अग्रीमेंट में सिर्फ डबल टैक्सेशन को अवॉइड किया जाता है, वही नहीं लिखा जाता, उसमें बहुत बार यह भी लिखा जाता है कि एक दूसरे के साथ में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे, इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ में। जैसे मान लो इंडिया और स्विट्जरलैंड के बीच में अग्रीमेंट है जिसमें यह लिखा हुआ है कि स्विट्जरलैंड की बैंक में जो भी इंडियन अकाउंट होल्डर रहेंगे उनकी डिटेल इंडियन इनकम टैक्स अथॉरिटी को दी जाएगी, दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। उसके साथ साथ में एक दूसरे की टैक्स रिकवरी में हेल्प करना, वो भी इसमें लिखा जाता है। टैक्स रिकवरी में हेल्प करना, जैसे फॉर एन एग्जांपल इंडिया और यूके का मान लो ऐसा अग्रीमेंट है जिसमें बोला हुआ है कि यूके जो है वो टैक्स रिकवरी में हेल्प करेगा। तो विजय माल्या अगर वहां जाके बैठा है तो अगर मान लो वहां पे कोई उसकी असेट्स वगैरह है और उसकी टैक्स रिकवरी अगर बाकी है तो उसकी रिकवरी में हेल्प करेगा, ऐसा भी डीटीडब्ल्यूए में लिखा जाता है। तो डीटीडब्ल्यूए का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एक तो डबल टैक्सेशन को अवॉइड करना, ये सबसे पहला चीज है, पहला क्लॉज होता है। उसके बाद में एक दूसरे के साथ में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, उसके साथ में एक दूसरे की टैक्स रिकवरी में हेल्प करेंगे, ऐसा डीटीडब्ल्यूए में लिखा होता है। अब एक चीज समझना, क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि सर एक बात बताइए, एक तो होते हैं इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन और एक होते हैं डीटीडब्ल्यूए के प्रोविजन, तो सर कौन से प्रोविजन है वो प्रिवेल करेंगे? देयर मे बी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन, जैसे इनकम टैक्स एक्ट में कहीं पे कुछ बोला हुआ है बट डीटीडब्ल्यूए कुछ और बोलता है। इनकम टैक्स एक्ट में बोला हुआ है कि 10% टैक्स लगेगा शेयर मार्केट के ट्रांजेक्शन पे, बट मान लो डीटीडब्ल्यूए में लिखा हुआ है 5% टैक्स लगेगा, तो क्या फॉलो करना है? तो लॉ मेकर्स यहां पे ये बोलते हैं कि किसी भी पर्सन के लिए, किसी भी एसएससी के लिए विच एवर इज मोर बेनिफिशियल है वो फॉलो कर सकता है।
विच एवर इज मोर बेनिफिशियल है वो विच एवर इज मोर बेनिफिशियल फॉलो कर सकता है टू डीटीडब्ल्यूए या इनकम टैक्स के एक्ट के प्रोविजन विच एवर इज मोर बेनिफिशियल। फॉर एन एग्जांपल, अगर डीटीडब्ल्यूए के प्रोविजन मोर बेनिफिशियल है वो डीटीडब्ल्यूए के प्रोविजन फॉलो कर सकता है, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन मोर बेनिफिशियल है तो वो इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन है वो फॉलो कर सकता है करके। ठीक है, अब एक चीज समझते हैं, यहां पे एक एक्सेप्शन है कि किसी भी पर्सन पे गार लगेगा। गार लगेगा मींस गार ऐसी चीज है ना, देखो नॉर्मली क्या होता है कि डीटीडब्ल्यूए जो होता है ना वो आपके इनकम टैक्स एक्ट को ओवरराइड कर लेता है, बिकॉज डीटीडब्ल्यूए इज अ स्पेसिफिक प्रोविजन, इनकम टैक्स एक्ट इज अ इनकम टैक्स एक्ट इज अ नॉर्मल प्रोविजन, तो डीटीडब्ल्यूए ओवरराइड कर लेता है। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट का एक गार करके प्रोविजन ऐसा होता है ना जो गार ओवरराइड करता है डीटीडब्ल्यूए को, मींस गार है वो प्रिवेल करेगा। तो सिंपल सी चीज मैं बताऊं, देखो एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूं तो आपको कौन सा फॉलो करना है, डीटीडब्ल्यूए का प्रोविजन या इनकम टैक्स एक्ट का प्रोविजन, विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू द एसएससी। लेकिन एक चीज समझना, गार प्रोविजन ऐसा होता है जो डीटीडब्ल्यूए के प्रोविजन को भी ओवरराइड कर लेता है, गार में जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। अब एक और चीज समझना, मैंने आपको क्या बोला कि एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या देखेंगे कि डीटीडब्ल्यूए का प्रोविजन और तुम्हारा इनकम टैक्स एक्ट का प्रोविजन विच एवर इज मोर बेनिफिशियल रहेगा वो उसको फॉलो करना पड़ेगा। इधर देखना बेटा, मैंने क्या बोला कि जो भी तुम्हारा डीटीडब्ल्यूए का प्रोविजन है या फिर तुम्हारा इनकम टैक्स एक्ट का प्रोविजन है विच एवर इज मोर बेनिफिशियल है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई भी फॉरेन कंपनी है, ये जो प्रोविजन मैं बोल रहा हूं सिर्फ फॉरेन कंपनी के लिए बोल रहा हूं, फॉरेन कंपनी के लिए अगर इनकम टैक्स एक्ट में टैक्स रेट ज्यादा है, सिर्फ फॉरेन कंपनी के लिए मैं बोल रहा हूं, फॉरेन कंपनी के लिए इनकम टैक्स एक्ट में टैक्स रेट ज्यादा है, फॉरेन कंपनी के लिए इनकम टैक्स एक्ट में अगर टैक्स रेट ज्यादा है तो भी वो नॉन फेवरेबल नहीं माना जाएगा। इसका मतलब इनकम टैक्स एक्ट वाला ही रेट लिया जाएगा। तो देखो मैंने क्या बोला, फॉरेन कंपनी के लिए ये प्रोविजन नॉर्मली तो क्या होता है, डीटीडब्ल्यूए के प्रोविजन, इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू यू वो आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, सिर्फ फॉरेन कंपनी के लिए एक एक्सेप्शन है कि फॉरेन कंपनी के लिए अगर इनकम टैक्स एक्ट में टैक्स रेट ज्यादा है एज कंपेयर टू डीटीडब्ल्यूए तो भी इनकम टैक्स एक्ट वाला ही टैक्स रेट लगेगा, वहां पे डीटीडब्ल्यूए वाला टैक्स रेट नहीं लगेगा। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं कि होता क्या है, आपकी फॉरेन कंपनी है कोई और फॉरेन कंपनी के लिए फॉर एन एग्जांपल डीटीडब्ल्यूए में बोला है 25% टैक्स लगेगा, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट में बोला है 40% की रेट से टैक्स लगेगा, तो यहां पे 40% की रेट से ही टैक्स लगेगा। मींस टैक्स रेट पर्पस के लिए आपको इनकम टैक्स एक्ट को ही फॉलो करना पड़ेगा, यहां पे डीटीडब्ल्यूए नहीं लगेगा। तो आप मुझे पूछेंगे कि क्या सर हम ऐसा बोल दे कि फॉरेन कंपनी के लिए डीटीडब्ल्यूए इज नॉट एप्लीकेबल, फॉर फॉरेन कंपनी डीटीडब्ल्यूए इज नॉट एप्लीकेबल, क्या हम ऐसा बोल दे? आंसर इज नो, देयर इज नो नीड टू से लाइक दैट। डीटीडब्ल्यूए इज एप्लीकेबल बट फॉर द रेट पर्पस डीटीडब्ल्यूए इज नॉट एप्लीकेबल, फॉर रेट पर्पस फॉर द फॉरेन कंपनी ऑलवेज इनकम टैक्स एक्ट वाला रेट लिया जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, होता क्या है, किसी फॉरेन कंपनी के लिए फॉर एन एग्जांपल इनकम टैक्स एक्ट में बोला हुआ है 5 इनकम टैक्सेबल होगी, ए बी सी डी ई, 5 इनकम जो है 5 इनकम टैक्सेबल होगी, लेकिन डीटीडब्ल्यूए बोलता है कि ओनली 3 इनकम टैक्सेबल होगी, ए बी सी। तो विच इनकम विल बी टैक्सेबल? ओनली 3 इनकम विल बी टैक्सेबल, मींस डीटीडब्ल्यूए इज एप्लीकेबल, ओनली 3 इनकम इज टैक्सेबल। बट गाइस टैक्स रेट कौन सा लेंगे आप? यहां पे इनकम टैक्स एक्ट वाला लेंगे, मींस टैक्स रेट है वो टैक्स रेट आपको 40% लेना पड़ेगा। तो मैंने आपको क्या बोला, एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, इनकम टैक्स एक्ट और डीटीडब्ल्यूए के प्रोविजन विच एवर इज मोर बेनिफिशियल है वो एप्लीकेबल होंगे। बट ध्यान रखना, इन केस ऑफ द फॉरेन कंपनी अगर इनकम टैक्स में इनकम टैक्स की टैक्स रेट ज्यादा है तो कभी वो लेस फेवरेबल नहीं माना जाएगा। इनकम टैक्स जो एक्ट वाली जो रेट है वो ही रेट है वो एप्लीकेबल होगी किसके लिए? फॉरेन कंपनी के लिए। चलिए अब एक और चीज समझना, जब भी कोई फॉरेन पर्सन है, कोई नॉन रेजिडेंट है और वो नॉन रेजिडेंट इंडिया में किसी डीटीडब्ल्यूए का बेनिफिट लेना चाहता है तो उसको डीटीडब्ल्यूए का बेनिफिट तभी दिया जाएगा जब वो उस पर्टिकुलर फॉरेन कंट्री का टीआरसी लेके आएगा, मींस टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट है वो लेके आएगा। अगर उसने उस कंट्री का टीआरसी लेके आया, टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट, मींस उस कंट्री की गवर्नमेंट है वो उसको टीआरसी देगी कि उस पर्टिकुलर कंट्री का रेजिडेंट है, तभी हम उसको डीटीडब्ल्यूए का बेनिफिट इंडिया में देंगे, अदरवाइज उसको डीटीडब्ल्यूए का बेनिफिट नहीं देंगे। एक और चीज समझना, वो टीआरसी अगर मान लो लेके आ गया तो फिर हमारी अथॉरिटी चैलेंज नहीं करेगी, ऐसा नहीं बोल सकती कि टीआरसी गलत है एंड ऑल, नथिंग लाइक दैट। अगर किसी भी फॉरेन कंट्री ने अगर टीआरसी दे दिया है तो उसके बियॉन्ड नहीं जाएंगे। उसके साथ साथ में एक और चीज समझना, टीआरसी के साथ साथ में उस एसएससी को अपना स्टेटस भी बताना पड़ेगा, ये इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि उसका स्टेटस क्या है, वो इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, उसका पेन नंबर भी देना पड़ेगा अगर उसके पास इंडिया का पेन नंबर है तो। अगर उसकी नेशनलिटी क्या है वो आपको देनी पड़ेगी अगर मान लो इंडिविजुअल के केस में। अदरवाइज आपको ये बताना पड़ेगा कि कौन सी कंट्री में उसका इनकॉर्पोरेशन हुआ, रजिस्ट्रेशन हुआ, जैसे कंपनी पार्टनरशिप फर्म के केस में वगैरह ये बताना पड़ेगा कि वो पर्सन है वो कौन सी कंट्री में इनकॉर्पोरेटेड है, कौन सी कंट्री में रजिस्टर्ड है। उसके
साथ साथ में उसका फॉरेन का कोई भी पैन नंबर रहेगा तो फॉरेन का पैन नंबर टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर देना पड़ेगा। बट फॉरेन कंट्री में ऐसा पैन नंबर का कोई सिस्टम नहीं है, तो वहां पे कोई भी ऐसा आइडेंटिफिकेशन नंबर जिससे कि वो पर्सन जाना जाता है, मींस फॉरेन कंट्री का कोई आधार कार्ड वगैरह रहेगा तो वो आधार कार्ड वगैरह उसको देना पड़ेगा। उसके साथ साथ में उसको ये भी बताना पड़ेगा कि उसका पीरियड है वो रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए, वहां पे जो टीआरसी दे रखा है वो टीआरसी में कौन से पीरियड के लिए वो रेजिडेंट है उस पर्टिकुलर कंट्री का, और उसका एड्रेस कौन सा है उस कंट्री में वो भी उसको बताना पड़ेगा। ये सब चीजें डिटेल है वो देनी पड़ेगी। बट अगर ये डिटेल ऑलरेडी टीआरसी में दे रखी है तो अलग से देने की जरूरत नहीं है, एडिशनली देने की जरूरत नहीं, इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन टीआरसी, देन इट इज अ सफिशिएंट कंप्लायंस। अब एक चीज समझना, एक सेक्शन होती है सेक्शन 90A। 90 क्या बोलती है, मैंने क्या बोला, डीटीडब्ल्यू या टैक्स ट्रीटी या टैक्स कन्वेंशन में एंटर करने का पावर किसके पास है, अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। लेकिन सेक्शन 90A ये बोलती है कि अपनी इंडिया की कोई भी स्पेसिफाइड एसोसिएशन है, वो इंडिया की स्पेसिफाइड एसोसिएशन फॉरेन की स्पेसिफाइड एसोसिएशन के साथ में ऐसा डीटीडब्ल्यू जैसा अग्रीमेंट कर सकती है। स्पेसिफाइड एसोसिएशन का मतलब होता है कोई भी ऐसी एसोसिएशन जो इंडिया के किसी लॉ में काम करती है, या फिर फॉरेन की स्पेसिफाइड एसोसिएशन में फॉरेन के किसी लॉ में काम करती है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफाइड एसोसिएशन। एग्जांपल के लिए बोल दूं इंडिया की आरबीआई। एक बात बताइए, इंडिया की आरबीआई जो है वो इंडिया के लॉ में काम करती है, आंसर इज यस। स्विट्जरलैंड की वहां की कोई नेशनल बैंक है, मान लो वहां के लॉ में काम करती है, तो आरबीआई और स्विस बैंक की वहां की जो नेशनल बैंक है वो दोनों अग्रीमेंट कर सकते हैं डीटीडब्ल्यू जैसा। लेकिन वो अग्रीमेंट वैलिड तभी होगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, उसको अडॉप्ट करती है। अगर उसको अडॉप्ट और इंप्लीमेंट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट करती है तभी वो वैलिड होगा, अदरवाइज वो वैलिड नहीं होगा। तो सेक्शन 90 क्या बोलती है कि ये डीटीडब्ल्यू में एंटर करने का पावर है वो स्पेसिफाइड एसोसिएशन के साथ भी है, कि स्पेसिफाइड एसोसिएशन फॉरेन की स्पेसिफाइड एसोसिएशन के साथ में अरेंजमेंट अग्रीमेंट कर सकती है। बट वो अग्रीमेंट है वो वैलिड तभी होता है जब इंडियन गवर्नमेंट है वो उसको क्या करती है, अडॉप्ट करती है, इंप्लीमेंट करती है। अब एक चीज समझना, जब भी ये डीटीडब्ल्यू टैक्स ट्रीटी वगैरह बनते हैं उसमें बहुत बार कोई वर्ड यूज करते हैं तो उस वर्ड का मीनिंग क्या लिया जाएगा। अब एक चीज समझना, कोई भी ऐसा वर्ड है जो डीटीडब्ल्यू में यूज हुआ है और डीटीडब्ल्यू में उसको डिफाइन भी कर रखा है, जैसे फॉर एन एग्जांपल एक वर्ड है परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट डीटीडब्ल्यू में यूज हुआ और डीटीडब्ल्यू में उसको डिफाइन भी कर रखा है, तो ऑब्वियसली जो डीटीडब्ल्यू में उसका मीनिंग दे रखा है वही वाला मीनिंग आपको लेना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई भी वर्ड है जो डीटीडब्ल्यू में यूज हुआ है लेकिन उसको डिफाइन डीटीडब्ल्यू में नहीं कर रखा, लेकिन एक्ट में उसको डिफाइन कर रखा है, मींस इनकम टैक्स एक्ट में उसको डिफाइन कर रखा है, तो जो भी एक्ट वाला मीनिंग है वो एक्ट वाला मीनिंग हम ले लेंगे। लेकिन अगर कोई भी वर्ड है जो डीटीडब्ल्यू में यूज हुआ है लेकिन उसको डीटीडब्ल्यू में भी डिफाइन नहीं है, इनकम टैक्स एक्ट में भी डिफाइन नहीं है, लेकिन अभी क्या होता है, नोटिफिकेशन के थ्रू गवर्नमेंट उसको डिफाइन कर देती है, नोटिफिकेशन के थ्रू गवर्नमेंट उसको डिफाइन कर देती है, तो उस केस में जो नोटिफिकेशन में मीनिंग दे रखा है वही वाला मीनिंग आपको लेना पड़ेगा, बट दैट मीनिंग विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम द डेट ऑन विच दैट डीटीडब्ल्यू केम इनटू द फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर एन एग्जांपल एक डीटीडब्ल्यू इंडिया और श्रीलंका के बीच में एंटर हुआ था, फॉर एन एग्जांपल 1971 में। अब हुआ क्या, 1971 में एंटर हुआ था, उसमें कोई वर्ड यूज हुआ था लेकिन उस वर्ड को डिफाइन नहीं किया था। आज इन द 2022 हमारी गवर्नमेंट है उस वर्ड को डिफाइन कर देती है, गवर्नमेंट है वो आज की डेट में उस वर्ड को अगर डिफाइन कर देती है तो वो डिफाइन किया हुआ मीनिंग जो है वो कब से एप्लीकेबल होगा, 1971 से एप्लीकेबल होगा। मींस जब से वो डीटीडब्ल्यू एंटर हुआ था उस डेट से, मींस जब से वो इन फोर्स आया था उस डेट से वो मीनिंग है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। इन सिंपल वर्ड बता दूं, मीनिंग है वो रेट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल होगा। अब एक और चीज समझना, एक सेक्शन होती है 91 बात करती है यूनिलैटरल रिलीफ की। यूनिलैटरल रिलीफ का मतलब होता है कि जब दो कंट्री के बीच में कोई डीटीडब्ल्यू नहीं है, दो कंट्री के बीच में डीटीडब्ल्यू नहीं है, तो एक कंट्री जो है वो कोई ना कोई रिबेट देती है, दैट रिबेट इज नोन एज द यूनिलैटरल रिलीफ या सेक्शन 91 का रिबेट। अब एक चीज समझना, ये 91 का रिबेट है, ये ऐसा बोलता है कि अगर मान लो किसी फॉरेन कंट्री के साथ में इंडिया का डीटीडब्ल्यू नहीं है, मींस इंडिया का डीटीडब्ल्यू नहीं है, और कोई पर्सन है जो इंडिया का रेजिडेंट पर्सन है, कोई पर्सन है जो इंडिया का रेजिडेंट पर्सन है और उसको फॉरेन कंट्री से कोई भी इनकम होती है, इनकम डिराइव फ्रॉम द फॉरेन कंट्री से कोई इनकम होती है, और फॉरेन कंट्री में उसने कोई ना कोई टीडीएस पे किया है या उसका टीडीएस डिडक्ट हुआ है, फॉरेन कंट्री जो है उसमें टैक्स पे हुआ है और उस कंट्री के साथ में हमारा कोई डीटीडब्ल्यू नहीं है, तो उस केस में यहां पे एक रिबेट मिलेगी। तो समझने की कोशिश करना, मैंने आपको क्या बोला, ये रिबेट सेक्शन 91 की कब मिलती है, 91 की तब मिलेगी जब चार कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। पहली कंडीशन यह है एसएससी इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए, रेजिडेंट हो रहा है तभी तो वर्ल्ड की इनकम टैक्सेबल हो रही है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि उसको फॉरेन कंट्री से इनकम होना चाहिए। तीसरी कंडीशन फॉरेन कंट्री में उसने कुछ ना कुछ टैक्स पे किया हो, और चौथी कंडीशन ये है कि उस फॉरेन कंट्री के साथ में हमारा कोई भी डीटीडब्ल्यू है वो साइन नहीं हुआ है, तो उस केस में इंडियन गवर्नमेंट है वो एक रिबेट देती है। एक और चीज समझना, यहां पे एक और कंडीशन ये होती है कि वो इनकम जो है वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया नहीं होनी चाहिए, मींस वो इनकम है वो फॉरेन इनकम होनी चाहिए, डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया नहीं होनी चाहिए। अगर डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया है तो उस केस में उस पर रिबेट नहीं मिलेगी। तो मैंने क्या बोला कि अगर
5 कंडीशन होगी। पहली कंडीशन क्या, पर्सन इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए। दूसरी कंडीशन फॉरेन से इनकम होनी चाहिए और दैट इनकम शुड नॉट बी डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तीसरी कंडीशन यहां पे यह है कि भैया वहां फॉरेन कंट्री में कुछ ना कुछ टैक्स है वो पे हुआ है। और लास्ट कंडीशन यह है कि उस फॉरेन कंट्री के साथ में हमारा कोई भी DTAA नहीं है, तो यहां पे इंडिया में रिबेट मिलती है। अब ये रिबेट कैसे मिलेगी, क्या मिलेगी, उसको समझने की कोशिश करना। सबसे पहली चीज एक काम करिए, आप इंडिया में नेट टैक्सेबल इनकम निकाल दीजिए। नेट टैक्सेबल इनकम आप कैसे निकालेंगे, अगर पर्सन रेजिडेंट है तो इंडिया की इनकम फॉरेन की इनकम को ऐड कर दीजिए, डिडक्शन ले लीजिए, नेट टैक्सेबल इनकम आ जाएगा। उस नेट टैक्सेबल इनकम पे आप टैक्स निकाल दीजिए। नेट टैक्सेबल इनकम पे आप टैक्स निकालिए, लेकिन एक चीज समझना, टैक्स निकालते टाइम आपको सरचार्ज ऐड करना है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी ऐड करना है। यहां पे सबसे ज्यादा बच्चे हैं वो गलती कर जाते हैं और वो क्या करते हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करने से पहले रिबेट ले लेते हैं। ना बाबा ना, आपको पहले क्या करना है, टैक्स निकालना है। टैक्स में सरचार्ज अगर लगता है तो वो ऐड करना है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी ऐड करना है। आप TDS TCS एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, इसका आप क्रेडिट मत लीजिए बिफोर क्लेमिंग दिस क्रेडिट, बट आफ्टर एडिंग द सरचार्ज एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आपका ग्रॉस टैक्स आ गया। अब एक चीज समझना, ये जो ग्रॉस टैक्स आया ना, इसमें से आपको 91 का रिबेट मिलेगा। लेकिन 91 का रिबेट आप कैसे कैलकुलेट करोगे, इट्स वेरी सिंपल करके, ठीक है। 91 का रिबेट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले इंडिया का एवरेज टैक्स रेट क्या है वो निकाल दीजिए। इंडिया का एवरेज टैक्स रेट कैसे निकालेंगे, बड़ा ही सिंपल है कि जो भी टैक्स आया डिवाइड बाय नेट टैक्सेबल इनकम करिए, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए। तो जो भी तुम्हारा ग्रॉस टैक्स आया डिवाइड बाय नेट टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये इंडिया का एवरेज टैक्स रेट आएगा। अब आप देखिए कि फॉरेन का टैक्स रेट क्या है, आप ये देखिए फॉरेन का टैक्स रेट क्या है। अब एक चीज समझना, जो भी इंडिया का टैक्स रेट रहेगा और फॉरेन का टैक्स रेट रहेगा, उसमें से जो लोअर वाला टैक्स रेट रहेगा ना, वो लोअर वाले टैक्स रेट को आपको मल्टीप्लाई करना है फॉरेन की इनकम पे। जो भी फॉरेन की इनकम है जो डबली टैक्स हो रही है, जिस पे इंडिया में भी टैक्स लग रहा है, वो फॉरेन की इनकम को आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, जो भी लोअर वाला टैक्स रेट रहेगा। जो भी लोअर वाला टैक्स रेट रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई, लोअर वाला जो टैक्स रेट रहेगा उसको उस रेट से आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो फॉरेन की डबली टैक्स इनकम है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपको मिल जाएगा रिबेट अंडर सेक्शन 91। अब एक चीज समझना, जैसे ऐसा हो सकता है बहुत बार कि जैसे फॉर एन एग्जांपल आपको फॉरेन से इनकम हुआ, वो 7 लाख का रॉयल्टी हुआ था और उस रॉयल्टी पे आपको कोई 80 QQB का डिडक्शन मिल गया 3 लाख का, और 80 QQB का डिडक्शन 3 लाख मिल गया, तो नेट टैक्सेबल इनकम में आपकी इनकम कितनी है, 4 लाख है। अब क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि रिबेट कितने पे लेंगे। आप फॉरेन का रॉयल्टी था, रॉयल्टी 7 लाख था, लेकिन उस पर डिडक्शन इंडिया में मिला हुआ है, तो यहां पे इंडिया में सिर्फ 4 लाख रॉयल्टी है, वही टैक्सेबल हुई है, तो आप रिबेट किस पे लेंगे, 4 लाख पे लेंगे। इन सिंपल वर्ड मैं बता दूं, वो फॉरेन का इनकम जो एनटीआई में जुड़ा हुआ है उस पर रिबेट मिलेगा। वो फॉरेन का इनकम जो आपकी एनटीआई में नेट टैक्सेबल इनकम में जुड़ा हुआ है, ओनली उस पर रिबेट मिलेगा। और रिबेट कौन सी रेट से मिलेगा, जो इंडिया का एवरेज टैक्स रेट है और फॉरेन का टैक्स रेट विच एवर इज लोअर। जब भी मैं आपको बात करूं इस टॉपिक में, आपको नॉर्मली फॉरेन का टैक्स रेट दे रखा होगा, नॉर्मली आपको फॉरेन का टैक्स रेट दे रखा होगा, बट अगर फॉरेन का टैक्स रेट नहीं दे रखा है तो फॉरेन का टैक्स रेट कैसे निकालना है समझने की कोशिश करना। फॉरेन का टैक्स रेट निकालना बड़ा सिंपल है। अब एक काम करिए, फॉरेन में कितना टैक्स पे किया और उसको डिवाइड कर दीजिए आपकी टोटल इनकम फॉरेन लॉ के हिसाब से कितनी थी, मींस फॉरेन लॉ के हिसाब से आपकी टोटल इनकम कितनी थी उससे डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, तो आपको फॉरेन का एवरेज टैक्स रेट मिल जाएगा। वापस बोल रहा हूं, फॉरेन का एवरेज टैक्स रेट कैसे निकालेंगे, क्या आप एक काम करिए, फॉरेन में कितना टैक्स पे किया डिवाइड बाय फॉरेन की इनकम कितनी थी, और वो एज पर फॉरेन टैक्स लॉ के हिसाब से फॉरेन की नेट टैक्सेबल इनकम कितनी थी, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए, आपको फॉरेन का टैक्स रेट मिल जाएगा। और इंडिया का एवरेज टैक्स रेट कैसे निकालेंगे कि इंडिया में ग्रॉस टैक्स कितना आ रहा है, डिवाइड बाय नेट टैक्सेबल इनकम इंडिया की, और इंडियन लॉ के हिसाब से नेट टैक्सेबल इनकम, और मल्टीप्लाई बाय 100 विच एवर इज लोअर आएगा, वो लोअर वाला रेट को आपको अप्लाई करना है डबली टैक्स इनकम पे। अब एक और चीज समझना है, यहां पे जो भी आपका लोअर वाला आएगा उसको आप डबली टैक्स इनकम पे मल्टीप्लाई करेंगे, वो आपका रिबेट आ जाएगा। अब यहां पे DTAA में आपके मॉड्यूल में एक और कंसेप्ट दे रखा है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ द परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, जिसको पीई बोला जाता है। अब ये पीई का कंसेप्ट क्या होता है, एक चीज समझना, दो वर्ड होते हैं, एक होता है बिजनेस विद फॉरेन कंट्री और एक होता है बिजनेस इन फॉरेन कंट्री। जब भी आप बिजनेस विद फॉरेन कंट्री करते हो ना, तो उस केस में फॉरेन कंट्री में आपको टैक्स नहीं लगता, और एक होता है बिजनेस इन फॉरेन कंट्री में, जब आप बिजनेस इन फॉरेन कंट्री करते हो ना, तो उस केस में आपको फॉरेन कंट्री में टैक्स लगता है। बिजनेस इन फॉरेन कंट्री और विद फॉरेन कंट्री में फर्क है। आई कैन टेक एग्जांपल, जैसे मैं इंडिया में पढ़ा रहा हूं और यहां से बहुत बार क्या होता है, हमारे बहुत सारे प्यारे बच्चे हैं जो दुबई में पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नेपाल में पढ़ते हैं, वो लोग बहुत बार बुक्स का ऑर्डर करते हैं, तो वो क्या करते हैं, हमारी वेबसाइट पे आते हैं या फिर हमको सीधा ऑर्डर कर लेते हैं फोन करके कि हमको बुक्स भेज दो, हमको पेन ड्राइव भेज दो। तो हम क्या करते हैं, यहां से नेपाल में बुक भेज देते हैं, यहां से दुबई में बुक भेजते हैं, यहां से हम कुवैत में बुक भेजते हैं, बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज में हम बुक्स भेजते हैं। तो यहां पे क्वेश्चन ये आता है, हम बिजनेस इन फॉरेन कंट्री कर रहे हैं, बिजनेस विद फॉरेन कंट्री कर रहे हैं। राइट आंसर इज बिजनेस विद फॉरेन कंट्री कर रहे हैं, तो उस केस में फॉरेन कंट्री में हमको टैक्स नहीं लगेगा, उस केस में फॉरेन कंट्री में हमको टैक्स नहीं लगेगा, उस कंट्री में टैक्स नहीं लगेगा, बिकॉज इट इज ट्रीटेड एज अ एक्सपोर्ट, ये एक्सपोर्ट है हमारा करके, ठीक है। तो यहां पे टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि उस कंट्री
कंट्री में हमारी कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। लेकिन एक चीज समझना, मैंने क्या किया, मान लो काठमांडू में मेरा ऑफिस खोल दिया, काठमांडू में मैंने मेरी ब्रांच खोल दी बीबी वर्चुअल की, और वहां बीबी वर्चुअल की ब्रांच में से बच्चे आते हैं और वहां से बुक परचेज करके जाते हैं, या वहीं से वो लेक्चर्स वगैरह कॉपी करके पेन ड्राइव में लेके जाते हैं, और वो ब्रांच है वहां पे। तो अब मुझे बताओ, जो भी इनकम होगी उस पर नेपाल में टैक्स लगेगा? यानी आंसर इज यस, क्योंकि नेपाल में मेरा क्या है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। तो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट मींस जब आप बिजनेस इन फॉरेन कंट्री करते हो, जब फॉरेन कंट्री में आपका कोई ना कोई एस्टेब्लिशमेंट है, तो उस केस में फॉरेन कंट्री में आपकी इनकम पे टैक्स लगती है। अब क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट किसको बोलते हैं? तो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है अगर कोई भी ऐसा कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस है जिसके थ्रू आप बिजनेस करते हो एंटरप्राइज का, उसको बोलते हैं अपन पीई करके। ठीक है, अब एक चीज समझना, इनकम टैक्स एक्ट में पीई से रिलेटेड कुछ भी कंसेप्ट नहीं है। अगर आप इनकम टैक्स एक्ट को उठा के देखोगे तो उसमें पीई कहीं लिखा हुआ ही नहीं है, पीई से रिलेटेड कोई कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ एक ट्रांसफर प्राइसिंग वाली सेक्शन में कहीं पीई को डिफाइन कर रखा है। लेकिन इनकम टैक्स में कंसेप्ट है जिसका नाम है बिजनेस कनेक्शन करके। तो बिजनेस कनेक्शन इज लाइक अ पीई ओनली। अब बिजनेस कनेक्शन क्या होता है वो अपन एनआर वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, बट यहां पे पीई की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये आता है पीई में क्या क्या आएगा। तो अगर मान लो किसी भी जगह पे आपका प्लेस ऑफ मैनेजमेंट है, वो पीई बन सकता है, या फिर कहीं पे आपकी ब्रांच है, ऑफिस है, फैक्ट्री है, वर्कशॉप है, सेल्स आउटलेट है, वेयर हाउस है, या फिर माइन वगैरह है, वो भी तुम्हारी क्या बन सकती है, पीई बन सकती है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट बन सकती है। अब एक चीज समझना, यहां पे जो नाम दे रखे प्लेस ऑफ मैनेजमेंट, ब्रांच, ऑफिस, फैक्ट्री, वर्कशॉप, ये पीई बनेगा। ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, ये इलस्ट्रेटिव लिस्ट है करके। ठीक है, तो ये तो बनेगा, इसके अलावा बाकी चीजें भी पीई बन सकती है। ऐसा कोई भी प्लेस है जो आपके बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए आपने किसी और कंट्री में रखा हुआ है जहां कुछ ना कुछ परमानेंस है, तो वो तुम्हारा पीई बन सकता है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल लूं ना, तो ये फॉर्मूला 1 जो कार है, फॉर्मूला 1 इंडिया में हुआ था, आपको पता रहेगा, थोड़े सालों पहले, बहुत साल में हो गए, थोड़े साल किया, तो बहुत साल पहले इंडिया में फॉर्मूला 1 हुआ था। फॉर्मूला 1 में जो फॉरेन की जो कंपनी थी ना, फॉर्मूला 1 करके, उन्होंने इंडिया में क्या किया था, जो ट्रैक था दिल्ली में जिसको सर्किट बोलते हैं, वो सर्किट उनके लिए था करके, उन्होंने उस पर पूरा कंट्रोल था 4-5 डेज के लिए। और यहां पे एक जजमेंट आया था कि जो सर्किट था ना, वो पर्टिकुलर जो प्लेस जहां पे कार दौड़ती थी, वो भी पी बन गया और उनकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो गई, बिकॉज दे आर डूइंग द बिजनेस इन इंडिया। उसके बाद में कंसेप्ट आता है, दैट इज द बीपीओ। बीपीओ का मतलब होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यूनिट। अगर मान लो कोई भी फॉरेनर है और उसने क्या किया, इंडिया में कोई बीपीओ चालू किया, तो उस केस में क्या उसकी इनकम टैक्सेबल होगी या नहीं? एक बात बताओ, यहां पे 4-5 पॉइंट दे रखे हैं। ये 4-5 पॉइंट पढ़ने के बाद में एक ही कंक्लूजन निकलेगा कि अगर मान लो उन्होंने इंडिया में कोई पी सेटअप किया, तो उससे जो इनकम होती है ऑब्वियसली इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी, बिकॉज उनका इंडिया में पी है। बट अगर उनका इंडिया में पी नहीं है और वो किसी और को सिर्फ एक अपना काम आउटसोर्स कर देते हैं, प्रिंसिपल बेसिस पे रिलेशनशिप है, तो वो उनका पी अगर नहीं माना जाएगा तो उस पर इंडिया में इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। सो सिंपल वर्ड में ऐसे याद रखिए कि अगर कोई भी फॉरेन की कंपनी है या नॉन रेजिडेंट है, उसका इंडिया में बीपीओ यूनिट उसने खुद ने चालू किया है, खुद का यूनिट है, तो वो पीई माना जाएगा और ऑब्वियसली क्या होगा, उसकी इनकम टैक्सेबल होगी। बट अगर मान लो उसने काम किसी को आउटसोर्स किया है और वो पीई की डेफिनेशन में नहीं आता है, तो उस केस में उसकी इनकम जो है वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज द अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, जिसको मैं एडवांस रूलिंग अभी बोलूंगा। मैं अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग क्यों नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पे क्या हुआ बेटा, इस टॉपिक में अमेंडमेंट है, और अमेंडमेंट क्या है वो समझने की कोशिश करना। पहले यहां पे जिस अथॉरिटी का नाम हुआ करता था, दैट इज द एआर, जिसको हम बोलते थे अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। अब ये अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग बंद हो गया है। अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग है, ये बंद हो गया। लेकिन सर क्वेश्चन ये आता है कि अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग कब से बंद हो गया? तो मैं बता दूं, ये अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग है, ये अपना बोरिया बिस्तर समेट लेगा कौन सी डेट को, 31 अगस्त 2021, मींस 31 अगस्त 2021 तक है, तभी तक ही अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग काम करेगा। और उसके बाद एक नई अथॉरिटी बनाई गई जिसका नाम है बार करके। बार है, ये अपना काम चालू करेगी कब से, दैट इज द 1 सितंबर 2021 से। सो 1 सितंबर 2021 से जो काम चालू किया, दैट इज द बार। बार का मतलब होता है बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग, जो बार का मतलब होता है बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग, और पहले एआर का मतलब था अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। तो अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग है वो अप टू 31 अगस्त 2021 तक ही फंक्शन करेगी, उसके बाद में वो अथॉरिटी बंद हो गई है। अब उसकी जगह एक नई अथॉरिटी है वो एस्टेब्लिश की है फ्रॉम द 1 सितंबर 2021, दैट इज कॉल्ड बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग, और आई कैन से दैट द बार। तो मैं यहां पे कहीं कहीं पे लाइक एआर बीआर दोनों बोलूंगा, और कहीं कहीं पे मैं सिर्फ एआर बोलूंगा, कहीं कहीं पे ओनली बीआर बोलूंगा। तो उसको आप समझने की कोशिश करना, मैं आपको इजीली ये टॉपिक रिवाइज करवा दूंगा फटाफट। छोटा सा टॉपिक है, आपको एग्जाम में 4 मार्क का क्वेश्चन यहां से मिल सकता है। तो चलिए सबसे पहले चालू करते हैं
हैं कि सर ये अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग या फिर बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग एआर बीआर होता क्या है? इसमें क्या होता है, एक बात बताओ, ये टॉपिक सबसे पहले आया था नॉन रेजिडेंट के केस में, क्योंकि क्या होता है ना, इंडियन टैक्स लॉज है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हमको इतना डिफिकल्ट लगता है, तो आप ही समझिए जो कोई नॉन रेजिडेंट होगा उसको कितना कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा। तो उसके केस में एक अथॉरिटी बनाई गई थी, उसका नाम था अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, और वो एडवांस में जजमेंट दे देती थी। मींस आप अगर कोई भी ट्रांजैक्शन में ऑलरेडी एंटर हो चुके हैं या फिर एंटर होने वाले, आप ये पता करना चाहते हैं कि इसकी टैक्स लायबिलिटी, टैक्स इंप्लीकेशन क्या आएगा, तो आप अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग या अभी फिर आप बार को एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि सर एक बात बताइए, सर अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग या फिर बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग बार को एप्लीकेशन कौन कर सकता है? सो एआर और बार को एप्लीकेशन है वो 5 लोग कर सकते हैं। सबसे पहले अगर कोई भी नॉन रेजिडेंट है, कोई भी नॉन रेजिडेंट है, वो नॉन रेजिडेंट एप्लीकेशन कर सकता है कि नॉन रेजिडेंट अगर कोई भी ट्रांजैक्शन में या तो ऑलरेडी वो अंडरटेकन कर चुका है, मींस कोई ट्रांजैक्शन ऑलरेडी कर चुका है, या फिर वो ट्रांजैक्शन इन फ्यूचर में करने वाला है और उससे रिलेटेड उसको टैक्स लायबिलिटी वगैरह पता करनी है, तो उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड टैक्स इंप्लीकेशन पता करनी है, तो नॉन रेजिडेंट है वो नॉन रेजिडेंट एप्लीकेशन कर सकता है। दूसरा एक चीज समझना, अगर कोई भी रेजिडेंट है वो रेजिडेंट भी एप्लीकेशन कर सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ द नॉन रेजिडेंट। ऑन द बिहाफ ऑफ द नॉन रेजिडेंट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई रेजिडेंट है वो नॉन रेजिडेंट के साथ में ट्रांजैक्शन कर रहा है और वो नॉन रेजिडेंट की टैक्स लायबिलिटी क्या होगी उस ट्रांजैक्शन से वो पता करना चाहता है, तो यहां पे रेजिडेंट भी एप्लीकेशन कर सकता है। तो मैंने क्या बोला, रेजिडेंट एप्लीकेशन कर सकता है द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द नॉन रेजिडेंट अराइजिंग आउट ऑफ द ट्रांजैक्शन has been undertaken or proposed to be undertaken by such NR and such determination shall include the determination of question of law या question of fact, उससे रिलेटेड आप एप्लीकेशन कर सकते हो। तो मैंने बोला अभी तक 2 लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं, एक तो नॉन रेजिडेंट कर सकता है, एक रेजिडेंट कर सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ द नॉन रेजिडेंट। अब एक चीज समझना, यहां पे गवर्नमेंट ने बोला कि कुछ स्पेसिफाइड रेजिडेंट पर्सन भी कर सकते हैं, नोटिफाइड रेजिडेंट पर्सन, और यहां पे इन्होंने बोला कि ऐसी क्लास और कैटेगरी ऑफ द पर्सन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई नोटिफाई करेगी, उसमें से कोई रेजिडेंट पर्सन भी कर सकता है, और वो रेजिडेंट पर्सन कोई ट्रांजैक्शन में एंटर करने वाला है या ट्रांजैक्शन कर चुका है, और वो जो ट्रांजैक्शन है वो अगर 100 करोड़ से ज्यादा है, 100 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा का है, तो वो रेजिडेंट पर्सन भी एप्लीकेशन कर सकता है। किसको? एआर को या फिर बार को। तो मैंने क्या बोला, अभी तक 3 लोग हैं वो एप्लीकेशन कर सकते हैं, तो नॉन रेजिडेंट कर सकता है, दूसरा रेजिडेंट कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ द नॉन रेजिडेंट, और तीसरा कोई भी रेजिडेंट पर्सन है जो ट्रांजैक्शन कर चुका है या करने वाला है और वो ट्रांजैक्शन की वैल्यू 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो वो कर सकता है। एक और चीज समझना, अगर कोई पर्सन है वो नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है और यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ही पर्सन को नोटिफाई किया है, दैट इज द पब्लिक सेक्टर कंपनी। जो भी तुम्हारी पब्लिक सेक्टर कंपनी होती है, वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो होती है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग होती है, वो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, वो भी एप्लीकेशन कर सकती है एआर या बीआर को। एंड लास्ट, कोई भी रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट है, वो जो ट्रांजैक्शन अभी करने वाला है, ट्रांजैक्शन किया नहीं और वो ट्रांजैक्शन करने वाला है और वो पूछना चाहता है कि कहीं आप उस पर गार तो नहीं लगा दोगे, कहीं उसके ट्रांजैक्शन पे आप गार तो नहीं लगा दोगे, मैं जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स तो नहीं लगा दोगे, कहीं उसका जो ट्रांजैक्शन है वो इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट तो नहीं माना जाएगा, ये पूछने के लिए वो एप्लीकेशन कर सकता है किसको? एआर को या बीआर को। तो मैं बोलूं, आप अगर आपको कोई भी पूछे कि सर एक बात बताइए, आप एआर या बीआर को एप्लीकेशन कौन कर सकता है, तो 5 लोग ऐसे हैं जो एआर बीआर को एप्लीकेशन कर सकते हैं। कौन कौन से 5 लोग? सबसे पहले कोई भी नॉन रेजिडेंट है जो ट्रांजैक्शन कर चुका है या ट्रांजैक्शन करने वाला है उससे रिलेटेड, दूसरा कोई भी रेजिडेंट पर्सन है ऑन बिहाफ ऑफ द नॉन रेजिडेंट, तीसरा अगर कोई नोटिफाइड रेजिडेंट पर्सन है जो ट्रांजैक्शन करने वाला है या कर चुका है और वो ट्रांजैक्शन जो है वो 100 करोड़ या उससे ज्यादा का है, चौथा कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है वो कर सकती है, और पांचवा कोई भी रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट कर सकता है और वो कोई ट्रांजैक्शन करने वाले इन फ्यूचर में और वो ये पता करना चाहते हैं कि वो ट्रांजैक्शन कहीं इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट तो नहीं बनेगा। तो ये 5 पीपल्स है, जो 5 लोग हैं वो अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग या फिर बार को एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब एक और चीज समझना, जब भी आप एआर या बीआर को एप्लीकेशन करते हो ना, तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, और वो एप्लीकेशन जो होती है वो क्वाड्रुप्लिकेट होती है। क्वाड्रुप्लिकेट का मतलब होता है यहाँ पे 4 कॉपीज है, वो 4 कॉपीज में आपको एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। अब एक और चीज समझना, जब भी आप एप्लीकेशन करते हो उस एप्लीकेशन को आप 30 डेज में चाहे तो आप विड्रॉ भी कर सकते हो, आप 30 डेज में चाहे तो उसको विड्रॉ भी कर सकते हो। लेकिन सर जब भी हम एप्लीकेशन करते हैं तो एक बात बताइए, वो जो एप्लीकेशन है उसके लिए कोई फीस भी पे करना पड़ता है? आंसर इज यस। और फीस कितना रहता है ध्यान रखना, जो भी तुम्हारे पब्लिक सेक्टर कंपनी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, एंड जो लास्ट वाला एसएससी था वो गार लगेगा या नहीं वो पूछने वाला, ये वाला 5th पर्सन, तो या तो कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी है एंड दूसरा तुम्हारा ये जो पर्सन है रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट, जो ये पूछना चाहता है कि उसका जो ट्रांजैक्शन है वो कहीं
इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट तो नहीं बनेगा। तो इन दो लोगों को जो फीस पे करना पड़ेगा वो 10,000 रुपीज का ओनली फीस है, ओनली 10,000 फीस पे करना पड़ेगा। बट बाकी जो स्टार्टिंग वाले जो 3 लोग हैं वो अगर एप्लीकेशन करते हैं तो वो देखना पड़ेगा उनका ट्रांजेक्शन वैल्यू कितना है। अगर ट्रांजेक्शन वैल्यू अप टू 100 करोड़ है तो उस केस में 2 लाख रुपए का फीस लगेगा। ट्रांजेक्शन वैल्यू है वो 100 करोड़ से ज्यादा है, अप टू 300 करोड़ तक है तो उसमें 5 लाख का फीस लगेगा। और ट्रांजेक्शन वैल्यू अगर 300 करोड़ से भी ज्यादा है तो उस केस में आपका 10 लाख का फीस लगेगा। तो लो मैंने क्या बोला, या तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एप्लीकेशन करती है या फिर रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट एप्लीकेशन करता है, और वो ये पूछने के लिए कर रहा है कि कहीं वो जो ट्रांजैक्शन में एंटर कर रहा है वो इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट तो नहीं बनेगा, वो ट्रांजैक्शन इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट तो नहीं बनेगा, वो पूछने के लिए कर रहे हैं। तो उस केस में ओनली 10,000 का फीस है। उसके बाद में अगर कोई और पर्सन एप्लीकेशन कर रहा है तो उस केस में देखना पड़ेगा ट्रांजैक्शन वैल्यू कितना। ट्रांजैक्शन वैल्यू अगर अप टू 100 करोड़ है तो उस केस में 2 लाख का फीस लगेगा। अगर 100 करोड़ से लेके ज्यादा है और अप टू 300 करोड़ तक है तो उसमें 5 लाख का फीस लगेगा, और 300 करोड़ से ज्यादा है तो उसमें 10 लाख का फीस लगेगा। अब एक और चीज समझना, यहां लॉ मेकर्स बोलते हैं कि पहले इस अथॉरिटी का नाम हुआ करता है एआर और अभी बन गया 1 सितंबर 2021 से क्या बन गया, बीएआर बन गया। अब एक चीज समझना, अगर मान लो 1 सितंबर 2021 तक अथॉरिटी ऑफ एडवांस, उससे पहले आपने अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग को एप्लीकेशन किया था, बट 31 अगस्त 2021 से अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने अपने बोरिया बिस्तर बंद कर दिए, अब बार हो गया। तो उसमें क्या होगा, अगर जजमेंट नहीं आया था तो जो अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग है वो क्या करेगा, आपके ऑल डॉक्यूमेंट्स की पोटली बांध के और किसको दे देगा, बार को दे देगा, और बार है वो जजमेंट देगा। ये माना जाएगा एप्लीकेशन आपने बार को किया और बार अपना जजमेंट देगा। तो मैंने क्या बोला कि देखो, अगर आपने एप्लीकेशन है वो 1 सितंबर 2021 से पहले किया था करके, ठीक है, एप्लीकेशन उससे पहले किया था, और भैया एप्लीकेशन जो है वो आपने उससे पहले किया था 1 सितंबर 2021 से पहले अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग को। अब अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग तो नहीं है तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन वगैरह रहेगी वो सब इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो एआर क्या करेगी, उस पोटली बांध के और बार को हैंडओवर कर देगी, और बार है वो अपना काम करना चालू करेगी। अब एक चीज समझना, जब भी आप अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग को या फिर बार को जो एप्लीकेशन करते हो तो उसमें उनका प्रोसीजर क्या होता है। तो सबसे पहले जैसे ही आप एप्लीकेशन करेंगे ना, तो एप्लीकेशन करते ही वो सबसे पहले आपके एप्लीकेशन की 4 कॉपी रहेगी, वो 4 कॉपी में से एक कॉपी है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजेंगे, किसको, सीआईटी पीसीआईटी को भेजेंगे, और उनसे पूछेंगे कि भैया आपका केस तो पेंडिंग नहीं चल रहा। एक चीज समझना, कभी भी आप अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग या बार में नहीं जा सकते अगर आपका केस कहीं ना कहीं पेंडिंग है। मींस आपका केस है वो अगर आईटी अथॉरिटी के पास पेंडिंग है, आईटी अथॉरिटी के पास, या आपका केस आईटेट में पेंडिंग है, या हाई कोर्ट में पेंडिंग है, या सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, मींस कहीं भी आपका केस पेंडिंग नहीं होना चाहिए। भैया अगर आपका कहीं ना कहीं केस पेंडिंग है तो वहां पे जजमेंट आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा आपके केस में क्या होगा, फिर आपको एआर या बीआर के पास जाने की जरूरत क्या है। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले क्या होता है कि आपका केस कहीं पे भी पेंडिंग नहीं होना चाहिए, ना तो इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास पेंडिंग होना चाहिए, ना ही आईटेट के पास, ना हाई कोर्ट के पास, ना सुप्रीम कोर्ट के पास, कहीं भी आपका केस पेंडिंग नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है कि जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती है ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है वो अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास तभी जा सकती है जब उसका केस ऑलरेडी पेंडिंग है, या तो आईटी अथॉरिटी के पास में या आईटेट के पास में, बट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग नहीं होना चाहिए। अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग है तो ये लोग अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग या बार के पास नहीं जा सकते, बट अगर आईटी अथॉरिटी या आईटेट के पास पेंडिंग है तो वो अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग या बीएर के पास जा सकते हैं करके, ठीक है, आर या बार करके, ठीक है, आर और बार, तो आर बार के पास जा सकते हैं। अब एक चीज समझना, तो मैंने क्या बोला, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले जैसे ही आप एप्लीकेशन करते हो ना, तो आपकी एप्लीकेशन का एक कॉपी है वो किसको भेजते हैं, सीआईटी पीसीआईटी को भेजते हैं, और उनसे रिपोर्ट मांगते हैं कि कोई भी रिपोर्ट्स वगैरह है वो दे दो मुझे, हमको एसएससी से रिलेटेड, और एसएससी का केस पेंडिंग तो नहीं है करके वो पूछना पड़ेगा। अब एक चीज समझना, आप जब भी एप्लीकेशन करते हो किसको, आर या बार को, तो आर या बार है वो आपके एप्लीकेशन को एनालाइज करेगा, उसके बाद देखेगा कि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होनी चाहिए या रिजेक्ट होनी चाहिए। लेकिन एक बात बताऊं, 4 केसेस ऐसे होते हैं ना जिसमें आपकी एप्लीकेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट हो जाएगी। मैं सीधा देखते ही आपने किसी को हाय बोला, आगे वाले ने ब्लॉक कर दिया, पूछा ही नहीं तुम कौन हो, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो है आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी 4 केसेस में। सबसे पहला केस, अगर मान लो किसी पीएसयू है और पीएसयू का केस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, पीएसयू का केस हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग नहीं होना चाहिए, बाकी जगह पेंडिंग है चलेगा, बट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग नहीं होना चाहिए। तो अगर पीएसयू का केस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, एप्लीकेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट हो जाएगी। या किसी और एसएससी का केस ऑलरेडी इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास, आईटेट के पास, हाई कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग है, तो उस केस में भी एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट हो जाएगी। या फिर आपकी एप्लीकेशन में आप ये पूछ रहे हो कि किसी असेट या प्रॉपर्टी का फेयर मार्केट वैल्यू निकाल के दीजिए। एक बात बताइए, आर या बार का काम क्या आपका फेयर मार्केट वैल्यू निकालना है? आंसर इज नो। तो आप किसी प्रॉपर्टी का, आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये पूछा है कि किसी प्रॉपर्टी का आप फेयर मार्केट वैल्यू निकाल के दीजिए, तो उस केस में आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। या फिर आप कोई ट्रांजैक्शन ऐसा कर रहे हैं, वो ट्रांजैक्शन प्राइमा फेसिया लगता है कि टैक्स अवॉइडेंस के लिए है,
आपने जो एप्लीकेशन की है उसमें जो ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं वो ट्रांजैक्शन प्राइमा फेसिया ये लगता है कि ये जो है ये टैक्स अवॉइडेंस के लिए आप कर रहे हैं, तो उस केस में आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। लेकिन इसमें दो एक्सेप्शन है, एक तो अगर कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, और दूसरा वो लास्ट वाला था ना, वो ये पूछने जा रहा था कि कहीं हमारा अरेंजमेंट इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट तो नहीं बनेगा, कहीं हम पे गार तो नहीं लग जाएगा। उन दोनों के केस में इवन वो ट्रांजैक्शन है वो प्राइमा फेसिया फॉर द अवॉइडेंस ऑफ द टैक्स के लिए है, तो भी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगी। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, देखो चार केसेस ऐसे होते हैं जिसमें आपकी एप्लीकेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट हो जाएगी। सबसे पहला केस तो ये कि अगर पीएसयू का केस है वो पेंडिंग है हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। दूसरी केस किसी भी अदर एसएससी का केस जो होता है वो पेंडिंग होता है कहां पे, आईटी अथॉरिटी के पास में, आईटेट के पास में, हाईकोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास में। या फिर आपकी एप्लीकेशन में किसी प्रॉपर्टी का या असेट का जो फेयर मार्केट वैल्यू निकालना है उसके लिए आपने एप्लीकेशन की है, या फिर आपका जो ट्रांजैक्शन जो है वो प्राइमा फेसिया फॉर द अवॉइडेंस ऑफ द टैक्स के लिए है, तो उस केस में आपकी एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। लेकिन लास्ट वाले केस में दो चीजें एक्सेप्शन है। पहला तो अगर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है वो ऐसा ट्रांजेक्शन करने वाली है, या कोई भी अदर पर्सन है वो ट्रांजेक्शन करने वाला है, जो लास्ट वाला पार्ट था रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट, वो बेचारा यही पूछने वाला है कि मेरा जो ट्रांजेक्शन है कहीं वो इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट तो नहीं है, वो आप मुझे बता दीजिए। तो उनका जो इवन जो ट्रांजैक्शन है वो प्राइमा फेसिया फॉर द अवॉइडेंस ऑफ द टैक्स के लिए, तो भी उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगी करके। ठीक है, अब क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि सर जो आर या बार है वो अपना जजमेंट कब तक देंगे, तो वो अपना जजमेंट देंगे 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। जैसे ही एप्लीकेशन रिसीव हुई उस डेट से 6 मंथ के अंदर अंदर वो अपना जजमेंट है वो दे देंगे, डिपार्टमेंट को भी भेज देंगे एक कॉपी, और एक कॉपी है वो एसएससी को भी भेज देंगे करके। ठीक है, अब एक और चीज समझना, इस सेक्शन में क्या होता है कि अगर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की अगर मैं बात करूं ना, तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की जब मैं बात करता हूं तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के केस में अगर आईटी अथॉरिटी या आईटेट के पास में जो केस पेंडिंग था और आप चले गए किसके पास, आर या बार के पास, तो उस केस में क्या होगा कि आईटी अथॉरिटी एज वेल एज द आईटेट क्या करेंगे, वो थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे। वो रुक जाएंगे जब तक कि जजमेंट नहीं आ जाता किसका, आर या बार का, और आर का बार का जजमेंट आएगा उसके बाद ही वो अपना जजमेंट देंगे। मींस वो रुक जाएंगे आर बार के जजमेंट को देखने के लिए। तो कुल मिला के रुक जाना रुक जाना जाना रुक जाना। तो यहां पे क्या होता है कि अगर कोई एसएससी है वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उसका केस आईटी अथॉरिटी के पास पेंडिंग था या फिर आईटेट के पास पेंडिंग था, वो आर बार के पास जा सकते हैं। आर बार के पास गए तो आर बार जो है अगर वहां पे चले गए तो आईटी अथॉरिटी या आईटेट है वो वेट करेंगे किसके, आर बार के जजमेंट का। अब एक चीज समझना, इस पर्टिकुलर सेक्शन में जो मैंने प्रोसीजर पढ़ाया ना, इस प्रोसीजर में जहां जहां अथॉरिटी लिखा था उसकी जगह है वो आपका बार हो जाएगा। मींस जहां जहां आर लिखा था उसकी जगह बार हो जाएगा। कब से, 1 सितंबर 2021 से। सो इन सिंपल वर्ड में आपको बता दूं कि यहां पे जहां जहां आर लिखा था वहां पे बार हो जाएगा इस प्रोसीजरल वाली सेक्शन में करके। ठीक है, उसके बाद में एक और चीज समझना, लाइक इन फ्यूचर में जाके जो बार जो है ना वो पूरा तुम्हारा फेसलेस हो जाएगा। जो बार का प्रोसीजर है वो बार का प्रोसीजर पूरा फेसलेस हो जाएगा, और फेसलेस से रिलेटेड नोटिफिकेशन आएगा टिल 31 मार्च 2023 तक। अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया, जब नोटिफिकेशन आएगा तब अपन देख लेंगे करके। ठीक है, बट अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो बार वाला जो प्रोसीजर है इन फ्यूचर में जाके वो पूरा फेसलेस हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, जो भी अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग का जजमेंट है ना वो किस किस पे बाइंडिंग होगा, मींस उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। तो मैं बता दूं, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग का जजमेंट होता है ना वो एक तो बाइंडिंग होता है एसएससी पे जिसने एप्लीकेशन किया था, दूसरा बाइंडिंग होता है डिपार्टमेंट पे अप टू द लेवल ऑफ द सीआईटी, और तीसरा बाइंडिंग होता है वो वाले ट्रांजैक्शन से जिस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड आपने जजमेंट लिया था। तो मैं क्या बोल रहा हूं, आर का जजमेंट, आर का मतलब होता है अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग का। तो जो अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग का जजमेंट है ना वो बाइंडिंग होता है किस पे, एक तो एसएससी पे जिसने एप्लीकेशन किया था, दूसरा जो है वो डिपार्टमेंट पे अप टू द लेवल ऑफ द सीआईटी पीसीआईटी, और तीसरा तुम्हारा है वो ट्रांजैक्शन जिस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड आपने एप्लीकेशन किया था। लेकिन एक चीज समझना, ये आर का जो जजमेंट है ये बाइंडिंग रहेगा। इसका मतलब ये होता है कि यहां पे आप अपील्स वगैरह नहीं कर सकते। बट गाइस ये वाली सेक्शन नहीं लगेगी कब से, 1 सितंबर 2021 से। ये अमेंडमेंट है इस सेक्शन में, ये वाली जो सेक्शन है ना का बाइंडिंग रहेगा, ये बाइंडिंग वाली सेक्शन नहीं लगेगी बार वाले जजमेंट पे। बार का जजमेंट है उसको आप हाईकोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो बार का जजमेंट होता है ना वो बार के जजमेंट को आप सीधा हाईकोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। बार का जजमेंट बाइंडिंग नहीं होता है, लेकिन जो पहले आर का जजमेंट था ना वो आर का जजमेंट है वो पहले क्या होता था, बाइंडिंग होता था। तो जो आर का जजमेंट है वो बाइंडिंग होता था, बार का जजमेंट है वो बाइंडिंग नहीं है। बार से अगर जजमेंट से आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं। यहां पे मैं अभी आपको बताऊंगा 60 डेज टाइम लिमिट रहता है हाईकोर्ट में अपील करने का। तो ये जो आप ऐसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है और वो बोलेगा अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग का जजमेंट आया तो बाइंडिंग होगा या नहीं, आंसर इज यस। एसएससी पे होगा, उसके साथ साथ में डिपार्टमेंट पे होगा करके, ठीक है, और उसके साथ साथ में उन ट्रांजैक्शन पे होगा जिन ट्रांजैक्शन से रिलेटेड आपने जजमेंट लिया था। लेकिन अगर चेंज इन लॉ हो जाता है, चेंज इन फैक्ट होता है तो ऑब्वियसली वो बाइंडिंग नहीं होगा। लेकिन मैं बता दूं बार का जजमेंट है वो बाइंडिंग नहीं होता है। बार के जजमेंट को आप चैलेंज कर सकते हो सीधा हाईकोर्ट में। तो ये वाली जो सेक्शन है ये एप्लीकेबल नहीं होगी कब से, 1 सितंबर 2021 से के। अब एक चीज समझना, जब भी आर और बार का कोई जजमेंट आया
और आर बार का जो जजमेंट था उसमें अगर आगे जाके पता चल जाता है कि आपने जो जजमेंट लिया था वो मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट से लिया था या फ्रॉड करके लिया था, आपने जो जजमेंट लिया था वो मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट या फ्रॉड करके लिया था, तो उस केस में यहां पे आर बार के पास में ये पावर है कि वो जजमेंट को वॉइड एब इनिशियो डिक्लेयर कर सकते हैं। वॉइड एब इनिशियो का मतलब होता है कि जैसे आपने कभी जजमेंट लिया ही नहीं था, आपने एप्लीकेशन किया ही नहीं था, वॉइड एब इनिशियो डिक्लेयर कर सकते हो। और जब वॉइड एब इनिशियो डिक्लेयर करेंगे तो फिर नॉर्मल इनकम टैक्स के प्रोविजन वगैरह है वो फिर यहां पे लग जाएंगे। अब एक चीज समझना सर, कंपोजिशन ऑफ एआर, सर अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग में कौन कौन से लोग होते थे। अब एक बात बताओ, यहां अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग में कौन कौन से लोग होते थे, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, रेवेन्यू मेंबर, लॉ मेंबर, उनकी एज वगैरह दे रखी है, वो कौन होते थे, उनके बहुत सारे क्वालिफिकेशन दे रखे हैं, क्वालिफिकेशन में फिर अलग अलग दे रखे हैं करके, ठीक है, कि भैया इस डेट तक उनका अपॉइंटमेंट हुआ तो भैया ये क्वालिफिकेशन रहेगी, इस डेट के बाद में अपॉइंटमेंट हुआ तो उनकी क्वालिफिकेशन है वो चेंज हो जाएगी, ये क्वालिफिकेशन रहेगी। एक बात बताऊं, ये अभी आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है आर के बारे में, क्योंकि आर जो है ना वो सिर्फ 3 मंथ के लिए है। आपके एग्जाम के लिए मैं अगर बात करूं तो आपके लिए प्रीवियस ईयर 21-22 एप्लीकेबल हो रहा है, सो ओनली 3-4 मंथ के लिए, दैट इज द अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, मीन 5 मंथ के लिए है वो आपका क्या है, आर है। और उसके बाद में तो आपका बार चालू हो जाएगा 1 सितंबर से। सो नॉट मोर रिलेवेंट, आपको चाहिए तो इसको एक बार आप रीड कर लेना करके, ठीक है, जितना याद रहे उतना ठीक है कि उनकी क्वालिफिकेशन वगैरह क्या रहती थी। अब इनका तो अपॉइंटमेंट हो नहीं सकता, अब तो जो भी है वो बार बनेगा। तो क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि सर बार कैसे बनेगा, बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग, बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग है, वो बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग कौन बनाएगा, उसमें कौन कौन मेंबर रहेगा। तो यहां पे लॉ मेकर्स बोलते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूट करेगी बार को, बार जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगी करके, ठीक है, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगी 1 सितंबर 2021 के बाद, ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूट हो चुके हैं बहुत सारी बेंचेस। और उसमें जो बार जो होगा ना, बार में मिनिमम 2 मेंबर होंगे, मीन शेल कंसिस्ट 2 मेंबर, 2 ही मेंबर रहेंगे हर बेंच में। और each being the officer not below the rank of the CCIT may be nominated by the board, मींस यहां पे CBDT उनको नॉमिनेट करेगी। और CCIT रैंक जो होती है, CCIT और CCIT से ऊपर एक ही रैंक होती है, दैट इज PCCIT, मींस नॉट बिलो द रैंक ऑफ द CCIT, मींस CCIT और PCCIT लेवल के जो लोग रहेंगे वो फिर बार में कौन बनेंगे, जज बनेंगे। तो ये एग्जाम में एक छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है कि सर बार का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा, बार कैसे बनेगा। तो सबसे पहली चीज तो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसको कॉन्स्टिट्यूट करेगी 1 सितंबर 2021 से, ये अपना काम करना चालू करेंगे करके, ठीक है। और भैया इसमें कौन से ऑफिसर रहेंगे जो जज बनेंगे, तो मैं बताऊं सीसीआईटी लेवल या उसके हायर लेवल के जो ऑफिसर रहेंगे वो ही यहां पे जज बन सकते हैं करके, ठीक। अब एक चीज समझना, बहुत बार क्या होता है, दिस सेक्शन इज नॉट मोर इंपॉर्टेंट, ये सेक्शन ये बोलती है कि बहुत बार क्या होता है कि अगर मान लो कोई वैकेंसी थी और वैकेंसी की वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन था आर या बार का वो सही नहीं था, उसमें कुछ डिफेक्ट था, तो क्या इस डिफेक्ट के बेसिस पे आप जो जजमेंट है उसको इनवैलिड डिक्लेयर करा सकते हो कि नहीं नहीं इसमें तो 2 जज नहीं थे या 1 जज क्वालिफाइड नहीं था, क्या इस बेसिस पे आप जजमेंट को इनवैलिड डिक्लेयर करा सकते हो, आंसर इज नो। तो अगर कोई भी वैकेंसी वगैरह थी और वैकेंसी की वजह से मान लो जो बेंच वगैरह बनी थी उसका कॉन्स्टिट्यूशन सही नहीं था, उसमें कुछ डिफेक्ट था, तो उस बेसिस पे आपका जजमेंट है वो डिफेक्ट जजमेंट है वो आपका सही माना जाएगा। नाउ दिस सेक्शन दे में आस्क यू इन द एग्जामिनेशन कि जब भी बार का जजमेंट है, मैंने आपको बताया था आर का जजमेंट जो रहता है वो आपका बाइंडिंग रहता है, बट बार का जजमेंट बाइंडिंग नहीं रहेगा। बार के जजमेंट के केस में आप क्या कर सकते हैं, सीधा हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो हाई कोर्ट में कौन जा सकते हैं, आप भी जा सकते हैं और डिपार्टमेंट भी जा सकता है। यहां पे दोनों के पास पावर है कि जो एप्लीकेंट है अगर वो अग्रीव्ड है या फिर जो असेसिंग ऑफिसर है, असेसिंग ऑफिसर पहले सीआईटी सीसीआईटी की परमिशन लेगा, और असेसिंग ऑफिसर अगर एओ है वो अग्रीव्ड है, तो उस केस में वो कहां पे जा सकते हैं, सीधा हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। और हाई कोर्ट में अपील कितने दिन में होती है, 60 डेज में होती है। तो जैसे ही आपको बार का ऑर्डर मिल जाता है और बार का ऑर्डर का कम्युनिकेशन आपको मिल जाता है, उसके 60 डेज के अंदर अंदर आपको हाई कोर्ट में अपील करनी पड़ेगी। बट अगर यहां पे हाई कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है तो आपको एडिशनली 30 डेज का पीरियड दे सकता है। ये एडिशनली यहां पे 30 डेज है, वो 30 डेज का पीरियड है वो दे सकता है, कौन दे सकता है, यहां पे हाई कोर्ट। तो आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है 4 मार्क का कि सर अगर मान लो कोई भी बार का जजमेंट आया था और बार के जजमेंट से एसएससी सेटिस्फाइड नहीं है, ऐसा ऐसा केस बना के दिया जा सकता है। अब उनका टैक्स कंसल्टेंट ये बोल रहा है कि बार के जजमेंट जो है वो फाइनल होगा, इसके अगेंस्ट में आप अपील में नहीं जा सकते, क्या आप उसके जजमेंट से सेटिस्फाइड है करके या नहीं है, ऐसा आपको पूछा जा सकता है। या फिर बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 2 चीजें पूछ सकते हैं कि अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग का जजमेंट आया तो बाइंडिंग होगा या नहीं, उसके अगेंस्ट में अपील में जा सकते हैं, आंसर इज नहीं जा सकते। पर बार का जजमेंट आया उसके अगेंस्ट में आप अपील में जा सकते हैं, कहां पे, हाई कोर्ट में। 60 डेज का टाइम रहेगा, 30 डेज का एडिशनल टाइम वहां पे मिल जाता है। अब एक बात समझना, सेंट्रल गवर्नमेंट इन फ्यूचर में एक ऐसा स्कीम बना सकती है जिसमें डिपार्टमेंट ये डिसाइड करेगा कि कौन से केसेस में हाईकोर्ट में जाना है या कौन से केसेस में हाईकोर्ट में नहीं जाना है, वो भी फेसलेस मैनर पे डिसाइड वगैरह होगा। इससे रिलेटेड आगे स्कीम आ सकती है और वो 31 मार्च 2023 तक स्कीम आ जाएगी। सो दिस इज वन स्मॉल टॉपिक दैट इज अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग।
नेक्स्ट टॉपिक हम चालू करने वाले हैं, दैट इज द इक्वलाइजेशन लेवी। और मैं बता दूं इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है अप्रोक्स। अभी तो आजकल तो ऐसा हो गया है ना, 5-6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और 6 मार्क्स का क्वेश्चन अभी आप में बहुत ज्यादा ट्रेंड जो मैं देख रहा हूं लास्ट के 2-3 साल से, एवरी टाइम 6 मार्क का क्वेश्चन है वो आपको इक्वलाइजेशन लेवी से मिलने वाला है। तो ध्यान देना यहां पे क्या है इक्वलाइजेशन लेवी। तो इक्वलाइजेशन लेवी जो है, पहली चीज तो ये इक्वलाइजेशन लेवी जो टॉपिक है वो इंसर्ट किया गया इंडिया में। वर्ल्ड में पहली इंडिया ऐसी कंट्री है ना जिसने इक्वलाइजेशन लेवी लगाया, किसी ने अभी तक नहीं लगाया। बेप्स के एक्शन प्लान है, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग के, उसका जो एक्शन प्लान नंबर 1 था डिजिटल इकोनॉमी, और वो डिजिटल इकोनॉमी से रिलेटेड जो चैलेंजेस थे उसको कॉम्बैट करने के लिए एक्शन प्लान बनाया गया। और उसमें पहला एक्शन प्लान जो था, इंडिया इज द ओनली फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, इंडिया वर्ल्ड की पहली कंट्री है जिसने इक्वलाइजेशन लेवी लगाया। अब पहली चीज समझना, ये इक्वलाइजेशन लेवी में जितनी भी हम सेक्शंस पढ़ेंगे ना, ये सेक्शन पहली चीज तो इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन नहीं है, ये सब सेक्शन जो है ये फाइनेंस एक्ट 2016 की है। फाइनेंस एक्ट 2016 की सेक्शन है। तो जब भी मैं बोलता हूं 165 या 163 है, तो ये इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन नहीं है, दिस इज द सेक्शन ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2016। ये फाइनेंस एक्ट के थ्रू एक नया टैक्स लाया गया। अब आप मुझे पूछेंगे फाइनेंस एक्ट के थ्रू क्या कोई नया टैक्स लगाया जा सकता है? आंसर इज यस। आपको याद रहेगा तो जो सर्विस टैक्स हुआ करता ना, वो सर्विस टैक्स तो 1994 का जो फाइनेंस एक्ट था, वो फाइनेंस एक्ट के थ्रू ही पूरा सर्विस टैक्स है वो चालू हुआ और खत्म हो गया, उसके बाद जीएसटी आया। तो फाइनेंस एक्ट के थ्रू है, वो कोई भी टैक्स लगाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे फाइनेंस एक्ट जो है 2016, उसकी एक सेक्शन होती है 163, और 163 ये बोलती है कि ये जो टॉपिक है ना इक्वलाइजेशन लेवी, ये पूरे इंडिया पे लगता है एक्सेप्ट द जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के बाकी पूरे इंडिया पे ये टॉपिक लगेगा। इक्वलाइजेशन लेवी इज एप्लीकेबल फॉर होल इंडिया एक्सक्लूडिंग द जम्मू एंड कश्मीर, मींस हियर एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर पे ये टॉपिक नहीं लगेगा। अब एक और चीज समझना, यहां पे इन्होंने एक और चीज बोली कि अगर मान लो कोई भी नॉन रेजिडेंट है और नॉन रेजिडेंट को कोई भी ऐसी इनकम होती है जो रॉयल्टी या एफटीएस में कवर होती है, रॉयल्टी या एफटीएस में कवर होती है, और वो डीटीडब्ल्यूए के हिसाब से अगर टैक्सेबल हो रही है, तो उस रॉयल्टी एफटीएस पे भी इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगता। ये इस साल का इन्होंने एक क्लेरिफिकेशन दिया। तो इन्होंने बोला कि अगर मान लो कोई भी कंसिडरेशन रिसिव्ड रिसीवेबल होता है फॉर द स्पेसिफाइड सर्विस प्रोवाइडेड बाय द नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स सप्लाई और सर्विस। ये ई कॉमर्स सप्लाई और सर्विस क्या होता है अभी अपन समझेंगे कि नॉन रेजिडेंट ने अगर कोई भी ऐसी स्पेसिफाइड सर्विस दी और स्पेसिफाइड सर्विस से रिलेटेड अगर उसको कोई भी रॉयल्टी एफटीएस मिला और वो रॉयल्टी एफटीएस से रिलेटेड कोई कंसीडरेशन है और वो ऑलरेडी टैक्सेबल होता है अंडर द अग्रीमेंट ऑफ सेक्शन, अंडर द अग्रीमेंट मींस डीटीडब्ल्यूए में ये कवर होता है, तो उस पे ये इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा। चलिए अब अपन एक एक सेक्शन चालू करते हैं और ये सेक्शंस क्या बोलती है वो अपन समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली सेक्शन 165 क्या बोलती है समझने की कोशिश करना कि अगर कोई भी नॉन रेजिडेंट है, यहां पे एक एग्जांपल बनाया हुआ है, इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करना। हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं एक सेक्शन दैट इज द सेक्शन 165, और ये 165 किसकी? फाइनेंस एक्ट 2016 की, फाइनेंस एक्ट 2016 की। और ये सेक्शन क्या बोलती है कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट है, और नॉन रेजिडेंट वो है जिसका इंडिया में पीई नहीं है, मींस नॉट हैविंग द पीई इन इंडिया, कोई ऐसा नॉन रेजिडेंट जिसका इंडिया में कोई पीई नहीं है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। एग्जांपल के लिए मैंने जस्ट यहां पे लिया है फेसबुक, जैसे फॉर एन एग्जांपल फेसबुक है, वो एक यूएस बेस्ड कंपनी है और सपोज इंडिया में उसका पीई नहीं है, तो एक नॉन रेजिडेंट है जिसका इंडिया में पीई नहीं है। और ये नॉन रेजिडेंट क्या करता है कि ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विस देता है, और ये ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विस देता है, मींस ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विस देता है किसको? या तो किसी पर्सन को जो कि इंडिया में रेजिडेंट है, एग्जांपल के लिए मैंने यहां पे लिया है बीबी वर्चुअल, और दूसरा या फिर किसी नॉन रेजिडेंट को देता है जिसका इंडिया में पी है, उसको अगर एडवर्टाइजमेंट सर्विस देता है, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विस देता है, तो उसके लिए जो भी कंसिडरेशन इस नॉन रेजिडेंट को मिलेगा ना, उस पर 6% की रेट से इसको इक्वलाइजेशन लेवी पे करना पड़ेगा। मींस फेसबुक जो है वो 6% की रेट से इक्वलाइजेशन लेवी पे करेगी, समझने की कोशिश करना। सेक्शन 165 क्या बोलती है? ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन, कि अगर कोई भी नॉन रेजिडेंट है जिसका इंडिया में पीई नहीं है, क्योंकि अगर इंडिया में पीई है तो ऑब्वियसली वो लोग क्या करेंगे, इंडिया में इनकम टैक्स ही पे कर देंगे, इक्वलाइजेशन लेवी की क्या जरूरत है। तो अगर कोई नॉन रेजिडेंट है जिसका इंडिया में पीई नहीं है, वो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विस देते हैं किसको? किसी पर्सन जो इंडिया में रेजिडेंट है। रेजिडेंट कौन है? एग्जांपल के लिए बीबी वर्चुअल। सो फॉर एन एग्जांपल बीबी वर्चुअल ने क्या किया कि फेसबुक पे ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट किया। तो फेसबुक पे आपने देखा होगा बहुत बार वो स्पॉन्सर ऐड चलते हैं, आप इंस्टाग्राम देखते होंगे तो इंस्टाग्राम पे बहुत बार वो स्पॉन्सर ऐड चलते हैं। तो वो स्पॉन्सर ऐड अगर किया, हमने आज तक किया नहीं करके जरूरत नहीं है हमको, बट एग्जांपल के लिए ले रहा हूं कि अगर बीबी वर्चुअल ने क्या किया, इनको एडवर्टाइजमेंट किया, तो एडवर्टाइजमेंट के लिए फेसबुक को पेमेंट किया, तो फेसबुक जो है उस पर 6% की रेट से इक्वलाइजेशन लेवी है वो पे करेगी।
या फिर फेसबुक ने क्या किया, ये ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विस है किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट को दिया जिसका इंडिया में पीई है। एग्जांपल के लिए, फॉर एन एग्जांपल, गोडैडी करके एक यूएस का कंपनी है, बट गोडैडी का बैंगलोर में पीई है, उनका ऑफिस वगैरह है, मान लो यहां से वो काम करते हैं, तो उनका पीई है, और गोडैडी भी तो बहुत बार फेसबुक पे ऐड देती है, तो गोडैडी से अगर फेसबुक को पैसा मिलता है ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो उस केस में फेसबुक को यहां पे इक्वलाइजेशन लेवी पे करना पड़ेगा। तो समझने की कोशिश करना। सबसे पहले ये टॉपिक की सेक्शन 165 क्या बोलती है कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट है जिसका इंडिया में पीई नहीं है, उसने ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विस दिया किसको, एनी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, एग्जांपल इज बीबी वर्चुअल, और जो नॉन रेजिडेंट जो है, कोई दूसरा नॉन रेजिडेंट जिसका इंडिया में पीई है, उसको अगर ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विस दिया, तो उस केस में यहां पे इक्वलाइजेशन लेवी लगेगा। एक और चीज समझना, इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा अगर फेसबुक का ऑलरेडी इंडिया में पीई है, मींस जो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइडर है उनका ऑलरेडी इंडिया में पीई है, तो उस केस में इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा लॉजिकली, बिकॉज वहां पे इनकम टैक्स लग जाएगा। एक और चीज समझना, इक्वलाइजेशन लेवी तभी लगेगा जब ये लोग जो है ना, ये ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विस जो यूज कर रहे हैं, ये इनके बिजनेस या प्रोफेशन में यूज कर रहे हैं, मींस दिस पीपल आर यूजिंग दिस ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विस ओनली फॉर द बिजनेस एंड प्रोफेशन, तभी इक्वलाइजेशन लेवी लगेगा। अगर आप पर्सनल पर्पस के लिए यूज करते हो तो वहां इक्वलाइजेशन लेवी नहीं आएगा। एग्जांपल के लिए मैं बता दूं, मान लो फॉर एन एग्जांपल आपने इंस्टाग्राम पे ऐड चलाया कि आपको बीवी चाहिए या हस्बैंड चाहिए करके, ठीक है, तो शादी करनी है, उसके लिए हस्बैंड वाइफ चाहिए, आपने एडवर्टाइजमेंट चलाया, तो ये पर्सनल पर्पस के लिए आपने सर्विस ली किसको, फेसबुक की, तो फेसबुक उस पर इक्वलाइजेशन लेवी है वो नहीं लगेगा। एक और चीज समझना, जब फेसबुक को यहां पे कलेक्ट करते हैं आपसे कंसिडरेशन, और वो कंसिडरेशन पूरे साल का मिला के अप टू 1 लाख रुपीस है, मींस किसी भी पर्सन ने फेसबुक को पेमेंट किया और वो अप टू 1 लाख रुपीस है, तो उस केस में इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा। अब एक और चीज समझना, मैंने आपको यहां पे बताया कि इक्वलाइजेशन लेवी की रेट रहेगी वो 6% रहेगी, बट क्या ये 6% इक्वलाइजेशन लेवी है वो फेसबुक गवर्नमेंट को पे करेगा क्या? आंसर इज नो। क्या हमारे पास, हम ऐसा कर सकते हैं कि फेसबुक को जाके बोले मार्क जकरबर्ग को कि भैया तू इक्वलाइजेशन लेवी पे कर? आंसर इज नो। तो यहां पे क्या हुआ, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी इन लोगों पे डाल दी, रेस्पॉन्सिबिलिटी इन लोगों पे डाल दी कि अगर ये लोग क्या करते हैं, किसी नॉन रेजिडेंट जिसका इंडिया में पीई नहीं है, एग्जांपल इस फेसबुक, उनसे क्या करते हैं, ये ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विस लेते हैं, तो जब भी ये पेमेंट करेंगे, इसको जब भी ये पेमेंट करेंगे, उसमें से क्या करेंगे, 6% है वो इक्वलाइजेशन लेवी काट के और गवर्नमेंट को जमा करा देंगे। 6% की रेट से इक्वलाइजेशन लेवी काटेंगे और 6% की रेट से इक्वलाइजेशन लेवी काट के और गवर्नमेंट को जमा करा देंगे। कौन? बीबी वर्चुअल या फिर गोडैडी। तो मैंने क्या बोला, समझने की कोशिश करना। आप अब ऐसे बोलूंगा कि कोई पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है या कोई नॉन रेजिडेंट है जिसका इंडिया में पी है, वो क्या करते हैं, किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट से जिसका इंडिया में पी नहीं है, उससे ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विस लेते हैं और पूरे साल में जाके जो पेमेंट कर रहे हैं वो 1 लाख से ज्यादा है, तो उस केस में 6% की रेट से इक्वलाइजेशन लेवी काटना है। ये लोग 6% की रेट से इक्वलाइजेशन लेवी काटेंगे और वो 6% की रेट से इक्वलाइजेशन लेवी जो काटा है वो गवर्नमेंट को जमा करा देंगे। अब क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि सर गवर्नमेंट को इक्वलाइजेशन लेवी काटा है वो कब तक जमा कराना है? तो मैं आपको बता दूं, सेक्शन 166 बोलती है कि जो भी इक्वलाइजेशन लेवी पहले काटना है और काट के गवर्नमेंट को जमा करवाना है। जमा कब तक करवाना है? नेक्स्ट मंथ की 7 तक। जैसे टीडीएस हम काटते हैं और टीडीएस गवर्नमेंट को जमा करवाते हैं नेक्स्ट मंथ की 7 तक, इक्वलाइजेशन लेवी भी आपको नेक्स्ट मंथ की 7 तक जमा कराना है। आपने अप्रैल में जो इक्वलाइजेशन लेवी काटा वो आपको 7 मई तक, अगर आपने फेब में काटा वो 7 मार्च तक, और जो मार्च में इक्वलाइजेशन लेवी काटा ना वो भी आपको 7 अप्रैल तक जमा कराना है। यहां पे बेटा ऐसा नहीं है कि मार्च का टीडीएस आपको पता है 30 अप्रैल तक डेट रहती है, यहां पे ऐसा नहीं है। हर मंथ में जो इक्वलाइजेशन लेवी काटते हैं उसको अगले महीने की 7 तक आपको जमा कराना है, अगले महीने की 7 तक है वो आपको जमा करवाना है। अगर आपने इक्वलाइजेशन लेवी नहीं काटा तो आपको अपनी पॉकेट से इक्वलाइजेशन लेवी है वो गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। और इक्वलाइजेशन लेवी अगर आप लेट पे करोगे तो उस केस में 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ की रेट से क्या लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा। मींस जितना आप डिले करोगे उतने डेज का 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ की रेट से आपको इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट लगेगा। ऐसा सेक्शन 170 में बोला हुआ है। तो मैंने क्या बोला, समझने की कोशिश करना कि यहां पे इक्वलाइजेशन लेवी है वो इक्वलाइजेशन लेवी कौन काटेगा? तो मैं बताऊं, इक्वलाइजेशन लेवी जो काटेगा वो जो पर्सन एडवर्टाइजमेंट सर्विस ली थी तो उसके लिए जब भी पेमेंट करेगा उस टाइम पे 6% की रेट से इक्वलाइजेशन लेवी काटना है और गवर्नमेंट को जमा कराना है। अगर आपने इक्वलाइजेशन लेवी नहीं काटा आपको अपनी पॉकेट से जमा कराना पड़ेगा। कब तक जमा करवाना है? नेक्स्ट मंथ की 7 तक करवाना है। अगर आपने डिले किया तो 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ की रेट से आपको इंटरेस्ट लगेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यहां पे सेक्शन 165 है और 166 है, ये दो सेक्शन यहां पे कंप्लीट हो जाती है। 165 जो है वो ये ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट वाली, और दूसरा तुम्हारा 166 है कि यहां पे कलेक्शन कैसे होगा। अब एक नई सेक्शन डाली गई लास्ट ईयर से और उस सेक्शन का नंबर है 165A, और ये इंटरेस्टिंग है, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, समझने की कोशिश करना। ये सेक्शन ये बोलती है कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट है और वो नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर है नॉट हैविंग अ पी इन इंडिया, जिसका इंडिया में पी नहीं है। मैंने क्या बोला? अगर कोई नॉन रेजिडेंट है
और वो ई कॉमर्स ऑपरेटर है जिसका इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर, ई कॉमर्स ऑपरेटर किसको बोलते हैं? कोई वेबसाइट ओन करता है या कोई ऐसा वेबसाइट पोर्टल है वो मैनेज करता है, ओन करता है, जिसपे वो खुद की गुड्स एंड सर्विसेज बेचता है या किसी और पर्सन का गुड्स एंड सर्विसेज है वो बेचने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। दैट इज कॉल्ड योर ई कॉमर्स ऑपरेटर। एग्जांपल के लिए आपने देखा होगा अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, इट इज ऑल कॉल्ड ई कॉमर्स ऑपरेटर। मैं यहां पे एग्जांपल के लिए ले रहा हूं अलीबाबा। अलीबाबा करके एक चाइनीज कंपनी है और ये अलीबाबा करके चाइनीज कंपनी है, इनका इंडिया में कोई भी पीई नहीं है। दे डोंट हैव एनी पीई इन इंडिया। तो एग्जांपल के लिए ले रहा हूं कि नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर नॉट हैविंग एनी पीई इन इंडिया। एग्जांपल के लिए लीजिए आप अलीबाबा। अब एक बात समझना, ये अलीबाबा क्या करता है बताए? अलीबाबा ई कॉमर्स सप्लाई करता है, मींस गुड्स सोल्ड करता है या फिर सर्विस देता है। सो ऑनलाइन सर्विसेज, ऑनलाइन गुड्स वगैरह सेल करता है। और वो सेल किसको करता है? वो सेल करता है या तो कोई भी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है, और पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया में एग्जांपल के लिए ले लीजिए आप बीबी वर्चुअल को, या फिर कोई पर्सन है जो रेजिडेंट इन इंडिया नहीं है लेकिन उसने वो गुड्स या सर्विस जो उसने एक्वायर की है, जो खरीदी है, वो इंडिया के आईपी एड्रेस को यूज करके खरीदी है। इंडिया के आईपी एड्रेस को यूज करके खरीदी है। एक एग्जांपल ले लेता हूं कि होता क्या है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि आपको पता है इंडिया में जब मोदी जी, मोदी जी तो अभी भी पीएम है, पहले ट्रंप वहां का प्रेसिडेंट हुआ करता था यूएस का। तो यूएस का जब ट्रंप प्रेसिडेंट था तो वो यहां अहमदाबाद में आया था। अहमदाबाद में मोटेरा स्टेडियम में बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था जहां मोदी जी और ट्रंप आया था करके, ठीक है। तो ट्रंप ने यहां फॉर एन एग्जांपल, ट्रंप है वो इंडिया में था और उस टाइम उसने क्या किया, उसकी जो बेटी है वो बेटी मान लो यूएसए में है। अब होता क्या, उसकी बेटी का बर्थडे था और बर्थडे पे उसको केक ऑर्डर करना है। तो ट्रंप ने क्या किया, इंडिया में बैठे बैठे एक वेबसाइट पे लॉगिन किया और वेबसाइट पे लॉगिन करके, और मान लो फॉर एन एग्जांपल एक यूएस की वेबसाइट है वहां से ऑर्डर कर दिया और उसकी बेटी को केक डिलीवर हो गया। लेकिन एक बात समझना, यहां पे जो वेबसाइट थी उस वेबसाइट को जो भी कंसिडरेशन मिला वो किससे? ट्रंप से मिला। और ट्रंप ने यहां पे आईपी एड्रेस कहां का यूज किया था? इंडिया का। तो यहां पे भी इक्वलाइजेशन लेवी आएगा। तो देखो समझने की कोशिश करना, वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट है यहां पे लॉ मेकर्स क्या बोलते हैं, वापस से एक बार ऑल पीपल पे अटेंशन, कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर है जिसका इंडिया में पीई नहीं है, जिसका इंडिया में पीई नहीं है, एग्जांपल के लिए अलीबाबा। अलीबाबा क्या करता है? अलीबाबा को कंसिडरेशन रिसीव्ड होता है किससे? ई कॉमर्स सप्लाई करता है, ई कॉमर्स सर्विस करता है किसको? ई कॉमर्स सप्लाई और ई कॉमर्स सर्विस किसको देता है? या तो कोई पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है, एग्जांपल के लिए बीबी वर्चुअल, या कोई दूसरा पर्सन है जिसने इंडिया का आईपी एड्रेस यूज किया था और उससे कोई कंसिडरेशन मिलता है। तो मैं बता दूं यहां पे अलीबाबा है ना, उसको इंडिया में 2% की रेट से इक्वलाइजेशन लेवी लगेगा। यहां पे 2% इक्वलाइजेशन लेवी है। वहां ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट में कितना था? 6% था। यहां पे कितना है? 2% है। वो आपका इक्वलाइजेशन लेवी रहेगा। तो समझने की कोशिश करना वापस से, अगर कोई नॉन रेजिडेंट है जिसका इंडिया में पीई नहीं है, वो क्या करता है? नॉन रेजिडेंट कौन है? ई कॉमर्स ऑपरेटर है। वो क्या करता है? कंसिडरेशन रिसीव करता है किससे? या तो कोई पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है, एग्जांपल के लिए ले लीजिए बीबी वर्चुअल, या कोई दूसरा पर्सन है जिसने क्या किया था? इंडिया का आईपी एड्रेस यूज किया था। मींस एनी पर्सन हु बाय द प्रोडक्ट और सर्विस बाय यूजिंग द आईपी एड्रेस इन इंडिया, और इससे जो कंसिडरेशन मिलता है, या फिर इस अलीबाबा को कंसिडरेशन मिलता है किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट से, किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट से अलीबाबा को कंसिडरेशन मिलता है किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट से। लेकिन कंसिडरेशन किस चीज का है पता है? कंसिडरेशन है फॉर सेल ऑफ एडवर्टाइजमेंट विच टारगेट द कस्टमर रेजिडेंट इन इंडिया। मींस ऐसा एडवर्टाइजमेंट ये सेल कर रहा है किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट को, और वो एडवर्टाइजमेंट जो टारगेट करता है इंडियन कस्टमर को, इंडियन कस्टमर को टारगेट करता है, या फिर वो एडवर्टाइजमेंट एक्सेस किया जाता है थ्रू द आईपी एड्रेस लोकेटेड इन इंडिया। वो एडवर्टाइजमेंट को देखा जाता है थ्रू द आईपी एड्रेस लोकेटेड इन इंडिया, और उसके लिए अगर पैसा मिलता है इस अलीबाबा को किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट से, तो उस केस में भी इक्वलाइजेशन लेवी 2% से लगेगा। या फिर यहां अलीबाबा क्या कर रहा है? डेटा सेल करता है, सेल ऑफ डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया और हु यूज द आईपी एड्रेस लोकेटेड इन इंडिया, और उसका अगर पैसा यहां पे अलीबाबा को मिलता है तो उस केस में भी इक्वलाइजेशन लेवी लगेगा। तो आप समझने की कोशिश करना, यहां पे एक सेक्शन होती है जिस सेक्शन का नंबर होता है दैट इज द सेक्शन नंबर 165A। और 165A क्या बोलती है कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट है जिसका इंडिया में पीई नहीं है और वो ई कॉमर्स ऑपरेटर है, एग्जांपल के लिए लीजिए अलीबाबा। अलीबाबा को कंसिडरेशन रिसीव होता है किस चीज का? या तो किसी रेजिडेंट पर्सन से रिसीव होता है फॉर द सेल ऑफ एनी सर्विस या फिर सेल ऑफ गुड्स, और उसके लिए उसको कंसिडरेशन रिसीव होता है। ऑनलाइन सेल कर रहे थे। अब एक चीज समझना, उस रेजिडेंट पर्सन से मिलता है या फिर किसी और पर्सन से मिलता है जिस पर्सन ने आईपी एड्रेस इंडिया का यूज करके बाय किया था, या फिर किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट से मिलता है, और वो दूसरे नॉन रेजिडेंट से किस चीज का पैसा मिल रहा है पता है? या तो सेल ऑफ एडवर्टाइजमेंट किया,
अलीबाबा ने, और वो एडवर्टाइजमेंट इंडियन कस्टमर को टारगेट करता है, वो एडवर्टाइजमेंट एक्सेस होता है ना, वो इंडियन आईपी एड्रेस यूज होकर एक्सेस होता है, या फिर डेटा सेल कर रहा है करके मींस अलीबाबा ने किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट को डेटा का सेल किया और वो डेटा कलेक्ट किया गया था इंडियन रेजिडेंट पर्सन से, या डेटा कलेक्ट किया गया था आईपी एड्रेस लोकेटेड इन इंडिया, आईपी एड्रेस यूजिंग इन इंडिया, उससे वो डेटा कलेक्ट किया गया था, तो उसका जो पैसा मिलेगा उस पर 2% की रेट से अलीबाबा को यहां पे इक्वलाइजेशन लेवी है वो पे करना पड़ेगा। एक बार मैं वापस बोल रहा हूं कि इक्वलाइजेशन लेवी यहां पे सेक्शन 165A में कब लगेगा कि अगर कोई भी ऐसा नॉन रेजिडेंट है जिसका इंडिया में पीई नहीं है, वो ई कॉमर्स ऑपरेटर है, एग्जांपल के लिए अलीबाबा, अलीबाबा को कंसिडरेशन किससे मिलता है, या तो कोई पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है उससे मिलता है करके, ठीक है, सेल ऑफ गुड्स और सर्विस करके, ठीक है। अब एक चीज समझना, दूसरा, या फिर किसी और पर्सन ने गुड्स बाय किया था या सर्विस बाय की थी और उसने आईपी एड्रेस इंडिया का यूज किया था, या किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट से पैसा मिलता है। मिस यहां अलीबाबा चाइनीज कंपनी है और अलीबाबा ने मान लो किसी दुबई की कंपनी को क्या किया पता है, एडवर्टाइजमेंट सेल किया, मींस अलीबाबा को पैसा मिलता है दुबई की कंपनी से, और दुबई की कंपनी को क्या किया था, उसने सेल ऑफ एडवर्टाइजमेंट किया था जो इंडियन कस्टमर को टारगेट करता है, या सेल ऑफ डेटा किया था जो इंडियन कस्टमर से कलेक्ट किया गया था, इंडियन रेजिडेंट पर्सन से कलेक्ट किया गया था, इंडिया आईपी एड्रेस यूज करके वो डेटा कलेक्ट किया गया था, तो वो जो पैसा आएगा ना इसके पास, उस पर भी 2% की रेट से इक्वलाइजेशन लेवी पे करना पड़ेगा। अब एक चीज समझना, यहां पर इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा कब, जब इनको जो कंसिडरेशन रिसीव हो रहा है ना, वो कंसिडरेशन पूरे साल का मिला के लेस देन 2 करोड़ है। मींस यहां पे अलीबाबा को इससे, इससे और इनसे ये जो कंसिडरेशन जो है ना, जहां जहां इक्वलाइजेशन लेवी लग रहा था, इफ इट इज लेस देन 2 करोड़ रुपीस, तो उस केस में इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा। इसका मतलब 2 करोड़ या उससे ज्यादा है तो ही इक्वलाइजेशन लेवी लगेगा। इफ इट इज लेस देन 2 करोड़ तो वहां पे इक्वलाइजेशन लेवी है वो यहां पे नहीं लगेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना है, यहां पे क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि ये सेक्शन कब से आई, मैं बता दूं ये लास्ट ईयर से आई थी, दैट इज फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 से आई थी। 2% इक्वलाइजेशन लेवी पे करना पड़ेगा ऑन द कंसिडरेशन रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर फ्रॉम द ई कॉमर्स सप्लाई और सर्विस, और किसको कर रहे थे, वो 3 लोगों को, जैसा मैंने आपको बताया। अब एक और चीज समझना, यहां पे इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा अगर अलीबाबा का इंडिया में पीई है। लॉजिकल है ना, अगर अलीबाबा का इंडिया में पीई है तो उस केस में वो क्या करेगा, उस पे इनकम टैक्स एक्ट में ऑलरेडी इनकम टैक्स पे कर देगा, तो उस पे इक्वलाइजेशन लेवी लगाने की जरूरत नहीं है। एक और चीज समझना, अगर मान लो यहां पे इक्वलाइजेशन लेवी ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट में जैसे सेक्शन 165 इस सेक्शन में इक्वलाइजेशन लेवी लग चुका है, तो फिर यहां पे इक्वलाइजेशन लेवी इस सेक्शन में 165A में नहीं आएगा। तो इन्होंने क्या बोला कि अगर 165 में यहां पे इक्वलाइजेशन लेवी 6% से इन्होंने काटा है, तो उस केस में यहां पे इक्वलाइजेशन लेवी नहीं आएगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल क्या हुआ कि यहां पे अलीबाबा जो है वो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट भी देता है, तो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट दे रहा है, तो उस केस में क्या होगा, बीबी वर्चुअल है वो इक्वलाइजेशन लेवी ऑलरेडी 6% काट लेगी, तो उस वाले कंसिडरेशन पे फिर ये 2% इक्वलाइजेशन लेवी है 165A में नहीं आएगा। अब एक और चीज समझना, यहां पे जो सेल्स और टर्नओवर है, जैसा मैंने बताया लेस देन 2 करोड़ है, तो उस केस में इक्वलाइजेशन लेवी है वो नहीं आएगा। अब एक और चीज समझना, इस साल से एक अमेंडमेंट आया, और वो अमेंडमेंट क्या बोलता है पता है, अमेंडमेंट जो बोलता है वो ये बोलता है कि भाई कंसिडरेशन में क्या क्या चीजें आएगी इक्वलाइजेशन लेवी के लिए। यहां पे ध्यान देना, कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स आएगा इररिस्पेक्टिव वेदर द ई कॉमर्स ऑपरेटर ओन द गुड्स. So, however, that it shall not include the consideration for sale of such goods which are owned by a person resident in India or a PE in India of a non-resident if sale of such goods is effectively connected with such PE. इसका मतलब क्या है समझने की कोशिश करना। इस वाले पार्ट में गुड्स की बात की हुई है, इस वाले पार्ट में प्रोविजन ऑफ सर्विस की बात की है, दोनों पॉइंट सेम है और इस साल से अमेंडमेंट है। ये अमेंडमेंट क्या बोलता है समझने की कोशिश करना, वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। देखो यहां पे अलीबाबा ने अगर गुड्स या सर्विस है वो सेल की किसको, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया बीबी वर्चुअल, इस पे इक्वलाइजेशन लेवी आएगा, या इस पर्सन को की तो इक्वलाइजेशन लेवी आया, या नॉन रेजिडेंट को सेल ऑफ एडवर्टाइजमेंट या सेल ऑफ डेटा है तो वहां इक्वलाइजेशन लेवी आएगा। लेकिन एक चीज समझना, जो गुड्स अलीबाबा बेच रहा है या जो सर्विस अलीबाबा बेच रहा है, हो सकता है वो गुड्स अलीबाबा का खुद का है या किसी और पर्सन का है, वो सिर्फ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, इक्वलाइजेशन लेवी आएगा। लेकिन इस बार एक अमेंडमेंट हुआ कि अलीबाबा जो है वो अगर गुड्स किसी रेजिडेंट पर्सन इन इंडिया का बेच रहा है या सर्विस जो प्रोवाइड की है वो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है, तो वहां इक्वलाइजेशन लेवी नहीं आएगा। एग्जांपल के लिए मैं लेता हूं कि मान लो अलीबाबा क्या करता है, कोई पर्सन है जो थाईलैंड में है, कोई पर्सन है वो थाईलैंड में है और थाईलैंड की कोई कंपनी है वो गुड्स बेच रही है अलीबाबा के थ्रू, और अलीबाबा से वो ऑर्डर किया किसने, बीबी वर्चुअल ने, या फिर इस एग्जांपल में वो ट्रंप ने ऑर्डर किया, वह इक्वलाइजेशन लेवी आएगा। लेकिन एक चीज समझना, जैसे मैं एग्जांपल, मेरा खुद का एग्जांपल लेता हूं कि यहां बीबी वर्चुअल है, वो बीबी वर्चुअल है एक इंडिया का रेजिडेंट पर्सन है। बीबी पब्लिकेशन ले लेता हूं, बीबी पब्लिकेशन है वो इंडिया का रेजिडेंट पर्सन है। हम क्या करते हैं, हमारी बुक अलीबाबा पे भी है। फॉर एन एग्जांपल हमने क्या किया, हमारी बीबी पब्लिकेशन एक इंडिया का रेजिडेंट पर्सन है, हमारी बुक जो है वो अलीबाबा पे भी है।
और अली बाबा पे है, और मान लो अली बाबा से किसी पर्सन ने उसको ऑर्डर कर दिया, कोई पर्सन है जिसका नाम है मिस्टर राजेश, राजेश करके कोई रेजिडेंट पर्सन है, उसने अली बाबा से बीबी वर्चुअल की बुक ऑर्डर की, तो उस वाले कंसिडरेशन पे जो कंसिडरेशन अली बाबा को मिलेगा उस पे इक्वलाइजेशन लेवी गाइस नहीं आएगा। दिस इज द अमेंडमेंट फ्रॉम दिस ईयर, और इसको आप समझने की कोशिश करना। एक बार मैं वापस वो वाला सेंटेंस बताता हूं, कहां पे क्या लिखा हुआ है। ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन, समझने की कोशिश करना यहां पे क्या लिखा हुआ है। मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि कंसिडरेशन रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम द ई कॉमर्स सप्लाई और सर्विस शैल इंक्लूड, उसमें इंक्लूड होगा कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स इररेस्पेक्टिव वेदर द ई कॉमर्स ऑपरेटर दैट इज अली बाबा ओन द गुड्स, मींस वो ओन द गुड्स करता है या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हाउएवर दैट इट शैल नॉट इंक्लूड द कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ सच गुड्स विच आर ओन बाय द पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया or a non-resident is having PE in India and that sale is connected with that PE. In that case means अगर कोई पर्सन इंडिया का रेजिडेंट है और उसका गुड्स अगर अली बाबा के थ्रू बिक रहा है करके, ठीक है, तो उस पे अली बाबा को इक्वलाइजेशन लेवी पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मली मेरा गुड्स बिक रहा है तो मैं इंडिया में ऑलरेडी इनकम टैक्स पे कर रहा हूंगा, तो उस पे अली बाबा को 2% इक्वलाइजेशन लेवी है वो पे करने की जरूरत नहीं है। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना सर, क्वेश्चन यहां पे ये आता है, आप बार बार बोल रहे हैं कि ई कॉमर्स सप्लाई और सर्विस, ई कॉमर्स सप्लाई और सर्विस में क्या क्या आएगा? तो ई कॉमर्स सप्लाई और सर्विस का मतलब होता है कि अगर ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स ओन बाय द ई कॉमर्स मींस अली बाबा का खुद का गुड्स है, या फिर ऑनलाइन प्रोविजन ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर, वो खुद ही ई कॉमर्स लाइक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है अली बाबा, या फिर ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस और बोथ फैसिलिटेड बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर मींस अली बाबा सिर्फ हेल्प कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है उस सेल को, एंड लास्ट एनी कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटी लिस्टेड इन 1 2 3 है, वो कोई भी कॉम्बिनेशन है, तो कुल मिला के अली बाबा खुद का गुड्स है, खुद की सर्विस है, या किसी और को सिर्फ फैसिलिटी देता है, तो वो भी यहां पे कवर हो जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इस साल से अगर कोई भी गुड्स है वो ओन करता है कोई रेजिडेंट पर्सन, या फिर कोई भी लाइक रेजिडेंट पर्सन ओन करता है या सर्विस प्रोवाइड करता है वो इंडिया का रेजिडेंट पर्सन करता है अली बाबा के थ्रू, तो उसमें उस वाले कंसिडरेशन पे इक्वलाइजेशन लेवी नहीं आएगा। अब एक और चीज समझना, इन्होंने यहां पे ये बोला कि भैया ये चीजें भी इंक्लूड हो जाएगी करके, ठीक है, अगर ये एक्टिविटी करते हैं तो ये एक्टिविटी भी आपकी ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स या ऑनलाइन प्रोविजन ऑफ सर्विस में आ जाएगी। कौन सी एक्टिविटी करते हैं? या तो एक्सेप्टिंग ऑफर फॉर सेल, अगर एक्सेप्ट करती है कोई वेबसाइट किसी के लिए, या फिर प्लेसिंग ऑफ द परचेज ऑर्डर करती है किसी के लिए तो भी आ जाएगा, एक्सेप्टेंस ऑफ द परचेज ऑर्डर है तो भी आ जाएगा, पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन है तो भी आ जाएगा, और सप्लाई ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस पार्टली और होली है तो भी आ जाएगा। मतलब ये एक्टिविटी है ना, ये एक्टिविटी भी आपकी इंक्लूड होगी किसमें? सेल ऑफ गुड्स और ऑनलाइन प्रोविजन ऑफ द सर्विस में। अब एक चीज समझना, इसका डिटेल मीनिंग क्या होगा, कहीं पे भी कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है। ये जो कंसेप्ट अभी आ रहे हैं इंटरनेशनल टैक्सेशन में, ये बहुत ही रॉ कंसेप्ट है, बहुत ही न्यू कंसेप्ट है। आफ्टर 4-5 ईयर जब पूरा वर्ल्ड इन कंसेप्ट को एक्सेप्ट कर लेगा तब जाके इसमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी आएगी। अब क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि सर एक बात बताइए, आपने जो फेसबुक वाला जो इक्वलाइजेशन लेवी था उसमें तो आपने ये बोला था कि बीबी वर्चुअल या GoDaddy है वो 6% की रेट से इक्वलाइजेशन लेवी काट के अगले महीने की 7 तारीख तक जमा करा देंगे। लेकिन ये वाला जो इक्वलाइजेशन लेवी है वो किसको पे करना पड़ेगा पता है? अली बाबा पे करेगा। ये वाला इक्वलाइजेशन लेवी है वो अली बाबा को ही पे करना पड़ेगा। कौन सी रेट से? 2% की रेट से अली बाबा को ये इक्वलाइजेशन लेवी पे करना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन ये आता है ये 2% की रेट से कब तक पे करना है, मींस पे करने का टाइम क्या है? तो मैं बता दूं यहां पे क्वार्टरली पे करना पड़ेगा। यहां पे इक्वलाइजेशन लेवी है वो इक्वलाइजेशन लेवी है वो क्वार्टरली पे करना पड़ेगा। पहला क्वार्टर एंड होगा 30 जून को, तो ये इक्वलाइजेशन लेवी 7 जुलाई को पे करना है। दूसरा क्वार्टर 30 सितंबर होगा तो 7 अक्टूबर तक पे करना है। 31 दिसंबर है तो 7 जनवरी तक पे करना है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, मार्च क्वार्टर का जो भी इक्वलाइजेशन लेवी रहेगा वो 31 मार्च तक ही पे करना है। तो यहां पे अली बाबा जो इक्वलाइजेशन लेवी पे करेगा वो कब तक पे करेगा? तो देखो फर्स्ट क्वार्टर एंड जब होगा दैट इज जून में तो 7 जुलाई, सितंबर देन 7 अक्टूबर, दिसंबर देन 7 जनवरी एंड मार्च है तो उसके इसमें 31 मार्च तक ही है वो इक्वलाइजेशन लेवी अली बाबा को पे करना पड़ेगा 2% टू द गवर्नमेंट। अब एक और चीज समझना, यहां पे कुछ पेनल्टी भी लगती है। सबसे पहली चीज तो ये कि अगर मान लो आपने इक्वलाइजेशन लेवी काटा ही नहीं, काटा कहां पे नहीं? जहां पे वो फेसबुक वाला था कि बीबी वर्चुअल और GoDaddy है उन्होंने इक्वलाइजेशन लेवी नहीं काटा, तो उस केस में लॉ मेकर्स बोलते हैं कि इक्वलाइजेशन लेवी नहीं काटा है तो उस केस में क्या होगा? एक तो इंटरेस्ट लगेगा और उसके साथ साथ में जितना इक्वलाइजेशन लेवी हमने नहीं काटा था वो इक्वलाइजेशन लेवी भी हमको पे करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ में हमको क्या होगा? इक्वलाइजेशन लेवी भी पे करना पड़ेगा, और उसके साथ में यहां पे पेनल्टी भी लग जाएगी दैट इज 100% ऑफ द अमाउंट ऑफ द इक्वलाइजेशन लेवी। तो जैसे वो फेसबुक वाला एग्जांपल था उसमें बीबी वर्चुअल या GoDaddy ने मान लो इक्वलाइजेशन लेवी काटा ही नहीं, तो उस केस में क्या होगा? एक तो इक्वलाइजेशन लेवी पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा और पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी 100% ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी जितना। अब एक चीज समझना, हमने अगर इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट किया मींस वी हैव डिडक्टेड द इक्वलाइजेशन लेवी बट गवर्नमेंट को पे नहीं कर रहे। हमने अगर इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट किया
एंड डिडक्ट करके हम उसको पे नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में पेनल्टी कितनी लगेगी पता है? एक तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो इक्वलाइजेशन लेवी पे करना पड़ेगा, साथ साथ में जो इंटरेस्ट लगेगा वो इंटरेस्ट लेट पेमेंट का वो पे करना पड़ेगा, और उसमें हर डे का 1000 रुपीज का क्या लगेगा, पेनल्टी लगेगा। 1000 रुपीज है वो एवरी डे का पेनल्टी लग जाएगा, क्योंकि यहां पे आपने क्या डिफॉल्ट किया है, यहां पे आपने डिफॉल्ट किया है इक्वलाइजेशन लेवी काटा है बट गवर्नमेंट को जमा नहीं करा रहे, तो उस केस में क्या होगा कि आपको इक्वलाइजेशन लेवी पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ में आपको एवरी डे का 1000 रुपीज का पेनल्टी लगेगा, और वो पेनल्टी कभी भी आपके इक्वलाइजेशन लेवी के अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकती, जो भी इक्वलाइजेशन लेवी का अमाउंट है उससे ज्यादा नहीं हो सकती। अब अपन बात करते हैं अलीबाबा की। अलीबाबा को इक्वलाइजेशन लेवी है वो क्वार्टरली पे करना पड़ेगा, अगर उन्होंने क्वार्टरली पे नहीं किया तो उसमें क्या होगा, उनको एक तो इक्वलाइजेशन लेवी पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ में 100% ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी जितना है वो पेनल्टी लग सकता है अंडर सेक्शन 171। अब एक चीज समझना, हर साल यहां पे इक्वलाइजेशन लेवी से रिलेटेड रिटर्न भी फाइल करने पड़ेंगे। क्वेश्चन ये आता है रिटर्न कौन फाइल करेगा, तो मैं बता दूं फेसबुक वाले एग्जांपल में बीबी वर्चुअल है, गोडैडी है, वो रिटर्न फाइल करेंगे, और अलीबाबा वाले एग्जांपल में अलीबाबा है वो आपका इक्वलाइजेशन लेवी से रिलेटेड रिटर्न फाइल करेगा, क्योंकि जो इक्वलाइजेशन लेवी गवर्नमेंट को पे करेगा वही अपना रिटर्न है या स्टेटमेंट है वो फाइल करेगा। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कब तक फाइल करना पड़ेगा, फॉर्म नंबर 1 करके है उसमें फाइल करना पड़ेगा अप टू 30th जून ऑफ द असेसमेंट ईयर में, जैसे फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाता है 30th जून तक इक्वलाइजेशन लेवी है वो गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। अब सॉरी, गवर्नमेंट को रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, आप रिटर्न फाइल करेंगे अप टू 30th जून ऑफ द असेसमेंट ईयर। अब एक चीज समझना, अगर मान लो रिटर्न आपने फाइल नहीं किया तो क्वेश्चन ही आता है कि क्या आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं, या फिर आपने रिटर्न पहले फाइल कर दिया था उसमें कुछ मिस्टेक हो गया तो आप क्या उसको रिवाइज कर सकते हैं? आंसर इज यस, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका टाइम लिमिट रहेगा 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच सर्विस वाज प्रोवाइडेड। तो जिस ईयर में सर्विस प्रोवाइड की थी उस फाइनेंशियल ईयर के एंड से 2 साल के अंदर अंदर आप क्या कर सकते हैं, रिवाइज या बिलेटेड रिटर्न है वो फाइल कर सकते हैं। अब एक बात समझना, बहुत बार क्या होता है कि अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो एओ आपको नोटिस भेज सकता है, और एओ आपको नोटिस भेज के बोल सकता है कि भैया आप अपना रिटर्न फाइल करिए, तो उसमें 30 डेज के अंदर अंदर आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो जैसे ही एओ का आपको नोटिस सर्व होता है उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको रिटर्न है वो फाइल करना पड़ेगा। अब एक बात समझना, जो भी आप रिटर्न फाइल करोगे इक्वलाइजेशन लेवी से रिलेटेड, वो रिटर्न का प्रोसेसिंग होता है बैंगलोर में सीपीसी में, और यहां पे क्या होता है, वहां पे अगर कोई भी आपका अरिथमेटिक एरर है या इनकरेक्ट क्लेम है तो उसको क्या होगा, वो लाइक सॉल्व कर दिया जाएगा और फिर आपको इंटीमेशन जनरेट करके मिल जाएगी। और ये इंटीमेशन आपको मिलती है वो कब तक मिलेगी, 1 year फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न वाज फाइल्ड। तो जिस ईयर में आपने रिटर्न फाइल किया था उस ईयर के एंड से 1 साल के अंदर अंदर आपको इंटीमेशन है वो सेंड की जाएगी। अब एक चीज समझना, इसमें कोई डिमांड होती है तो वो डिमांड है वो आपके फॉर्म नंबर 2 में आएगी, और वो फॉर्म नंबर 2 है उसमें आपको डिमांड है वो मिलेगी, वो डिमांड आपको पे करनी पड़ेगी। अब एक और चीज समझना, अगर कुछ आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक है, जो भी आपका ऑर्डर आया था करके पेनल्टी वगैरह का, उसमें अगर कुछ मिस्टेक वगैरह हो जाता है तो क्वेश्चन ही आता है, इंटीमेशन जो आई थी, सॉरी इंटीमेशन में अगर आपका कोई भी मिस्टेक हो जाता है तो क्या उसको रेक्टिफाई करवाया जा सकता है? आंसर इज यस, आपका रेक्टिफाई हो सकता है, बट रेक्टिफाई कब तक हो सकता है? 1 year फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच इंटीमेशन शॉर्ट टू बी रेक्टिफाइड वाज पास। मीन जिस ईयर में इंटीमेशन पास हुई थी, इंटीमेशन आई थी, उस ईयर के एंड से 1 साल के अंदर अंदर रेक्टिफिकेशन हो सकता है, उसके बाद में रेक्टिफिकेशन नहीं हो सकता। एक और चीज समझना, ये आपको रिटर्न जो फाइल करने पड़ते हैं वो कब तक फाइल करना पड़ता है इक्वलाइजेशन लेवी का? 30th जून ऑफ द असेसमेंट ईयर, या फिर अगर मान लो उनका नोटिस आ गया एओ का, तो एओ का नोटिस आएगा उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको फाइल करना पड़ेगा। अगर आपने लेट फाइल किया तो हर दिन का 100 रुपीज का आपको फीस लग सकता है यहाँ पे, मीन आपको यहाँ पे पेनल्टी लगेगी, बेसिकली 100 रुपीज का हर दिन का आपको पेनल्टी है वो पेनल्टी लग सकता है। मीन 30th जून के बाद चालू होगा, या फिर आपको नोटिस भेजा और उसका 30 डेज एक्सपायर हो गया, उसके बाद में आपको एवरी डे का 100 रुपीज का आपको पेनल्टी है वो पेनल्टी लगेगा। अब एक चीज समझना, अगर आपको कोई पेनल्टी लगाई जाती है और पेनल्टी लगाई आपको कोई, और उस पेनल्टी से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, या तो आपने इक्वलाइजेशन लेवी काटा नहीं था, या इक्वलाइजेशन लेवी आप गवर्नमेंट को पे नहीं कर रहे हो और आपको पेनल्टी लगाई गई, वो पेनल्टी से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो क्या आप अपील में जा सकते हैं? आंसर इज यस, आप अपील में सबसे पहले जाएंगे सीआईटी अपील में जा सकते हैं। सीआईटी अपील में जाने के लिए आपका फॉर्म नंबर 3 होता है, फॉर्म नंबर 3 फिल करिए, और उसके साथ में 1000 रुपए का आपको फीस लगता है, 1000 का फीस लगता है, एंड आप 30 डेज के अंदर अंदर है वो आप कहां जा सकते हैं? सीआईटी अपील में जा सकते हैं। सीआईटी अपील का प्रोसीजर वैसे ही रहेगा जैसा इनकम टैक्स में हमने पढ़ा था। अब एक बात समझना, सीआईटी अपील का अगर ऑर्डर आया और उससे भी आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप आईटेट में जाना चाहते हैं, आप आईटेट में जा सकते हैं। 60 डेज का टाइम लिमिट रहेगा, 60 डेज के अंदर अंदर आप आईटेट में जा सकते हैं। जैसे सीआईटी अपील का ऑर्डर आया 60 डेज के अंदर अंदर आप आईटेट में जा सकते हैं, और वहां पे भी आपको 1000 रुपीज का फीस लगेगा, और फॉर्म नंबर 4 है उसमें आपको एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। उसके बाद की ये सेक्शन है कि आपने अगर कुछ भी ऐसा फॉल्स स्टेटमेंट दिया तो उस केस में आपको यहां पे प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है करके, ठीक है। और वो प्रोसिक्यूशन जो है वो आपका लाइक 3 इयर्स तक आपको जेल हो सकती है, एंड उसके साथ साथ में आपको फाइन भी लग सकता है, नॉट मोर इंपोर्टेंट। अब एक चीज समझना, ये सेक्शन याद रखनी है आपको, सेक्शन 40 क्लॉज नंबर ए सब क्लॉज 1B, ये सेक्शन क्या बोलती है? ये सेक्शन लगेगी बीबी वर्चुअल पे
एंड गोडैडी पे, मींस फर्स्ट वाला केस 165 वाली सेक्शन जिसमें फेसबुक की बात कर रहे थे। एक बात समझना, बीबी वर्चुअल और तुम्हारा जो गोडैडी है वो क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो अपने लिए एक्सपेंडिचर मानेंगे, पीएनडल के डेबिट में डालेंगे, खर्चा अलग हो जाएगा। लेकिन सेक्शन 40 क्लॉज सब क्लॉज 1 भी ये बोलता है कि अगर मान लो आपने इक्वलाइजेशन लेवी नहीं काटा इस साल में, या फिर काटा बट गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, मींस या तो आपने इक्वलाइजेशन लेवी नहीं काटा या फिर काटा बट गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, तो उस केस में आपका 100% वो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है वो डिसअलाउड हो जाएगा, 100% है वो एक्सपेंडिचर आपका डिसअलाउड हो जाएगा। अब एक चीज समझना, या तो आप फ्यूचर ईयर में इक्वलाइजेशन लेवी काटते हो, या फिर आपने करंट ईयर में काट लिया था लेकिन रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के बाद में आपने इक्वलाइजेशन लेवी जमा कराया, तो उस केस में जिस ईयर में आप डिपॉजिट करवाओगे उस ईयर में आपको डिडक्शन वापस से उस एक्सपेंडिचर का मिल जाएगा। तो मैंने क्या बोला, समझने की कोशिश करना। ये सेक्शन ये बोलती है, ये सेम टीडीएस जैसी वाली बात होगी कि अगर आपने इक्वलाइजेशन लेवी नहीं काटा या काटा बट गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, तो आपका 100% एक्सपेंडिचर इस साल में डिसअलाउड हो जाएगा, फिर वो जिस ईयर में इक्वलाइजेशन लेवी आप जमा कराओगे उस ईयर में आपको वापस से अलाउ हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, जहां इक्वलाइजेशन लेवी कट चुका है या इक्वलाइजेशन लेवी आपने पे कर दिया है, तो उस केस में भैया फिर आप इनकम आप वापस आपके हाथ में कोई टैक्सेबल होने वाली नहीं है। एग्जांपल के लिए फेसबुक है या फिर मैं अलीबाबा की बात करूं, अगर उन्होंने इक्वलाइजेशन लेवी पे कर दिया है तो इनकम टैक्स एक्ट में वो इनकम को वापस से इंक्लूड नहीं किया जाएगा, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो यहां पे गाइस आपका कंप्लीट हो जाता है इक्वलाइजेशन लेवी वाला टॉपिक। आपके बुक्स में 2-3 क्वेश्चन दे रखे हैं, उसको आप देखिएगा, और इस पर मैंने एक टेस्ट पेपर भी देने वाला हूं, आजकल में आ जाएगा आपको, हमारी वेबसाइट पे भी हम वो टेस्ट पेपर डाल देंगे। आप टेस्ट पेपर देखोगे तो उसमें जो क्या बोलते हैं केस सिनेरियो है, उसमें सेकंड नंबर केस सिनेरियो है वो इक्वलाइजेशन लेवी से रिलेटेड, और मैंने ट्राई किया 1-2 अमेंडमेंट वाला पार्ट है वो भी वहां कवर कर देगा करके, ठीक है। चलिए, सो यहां पे आज हमने जो रिवाइज किए वो 3 टॉपिक रिवाइज किए। सबसे पहले डीटीडब्ल्यूए, उसके बाद अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, और तीसरा टॉपिक है दैट इज द इक्वलाइजेशन लेवी। गाइस अभी एग्जाम के लिए आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है करके, ठीक है। अब आपके पास ऑब्वियसली बहुत कम टाइम बचा है, आपका रिविजन है वो अच्छे से चल रहा होगा ऐसा मेरा मानना है, बट अच्छे से नहीं चल रहा है तो क्या कर सकते हैं, ऑब्वियसली आप उसको बेटर कर सकते हैं। पहली चीज तो है ना, दुनिया में आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दो करके, ठीक है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं, अरे मेरा एक फ्रेंड था उसको कुछ नहीं आता था, मैंने उसको पढ़ाया था, उसके बाद वो तो पास हो गया, मैं नहीं हो पाया करके, ठीक है। उसकी शादी हो रही है, वो मालदीव जा रहे हैं, वहां पे घूम रहे हैं, हनीमून मना रहे हैं, तो बड़ा दुख होता है, फिर आपका पूरा दिन खराब हो जाता है ये सोचने में कि उसके साथ ऐसा। पहली चीज तो आप है ना, दुनिया में किसी को कंपेयर करना छोड़ दो। आप मतलब आप अपने आप को खुद से कंपेयर कर सकते हो। मिस कल आप क्या थे और आज क्या हो वो कंपेयर करिए। आज आपने कितनी पढ़ाई की, कितनी इफेक्टिवली पढ़ाई की, कितने अच्छे से पढ़ाई की, कल ये ट्राई करिए कि आप उससे अच्छी पढ़ाई कर पाए। तो आप अपने आप को कंपेयर करिए, कल आप क्या थे और आज आप क्या है, रेदर देन आप कंपेयरिंग विद अदर पीपल। आप किसी के साथ कंपेयर नहीं मत करना अपने आप को करके, ठीक है। बिकॉज क्या होता है ना, बहुत बार लोग ऐसा होता है कि लाइक कंपेयर करते हैं, उसकी वजह से खुद का अपना मेंटल खराब हो जाता है। बोलते हैं अरे यार उसको कुछ आता ही नहीं था, फालतू था, वो सीए बन गया, कैसे बन गया पता नहीं करके, ठीक है। आप भी बन जाओगे, डोंट वरी अबाउट दैट, आप भी बन जाओगे। थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा टाइम और थोड़ा संयम रख लीजिए, थोड़ी मेहनत कर लीजिए, थोड़ी अपने आप पे कंट्रोल रखिए, अपनी भावनाओं में बह मत जाइए करके, ठीक है। और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, हो जाएगी चीजें। बहुत बार क्या होता है ना कि लाइक मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं कि लाइक एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, ओबामा जो है, ओबामा ने आई थिंक 45-50 की एज में ही टुक द रिटायरमेंट, और ट्रम्प जो प्रेसिडेंट बना था यूएस का वो कौन सी एज में बना था। सो इट्स डिपेंड करता है, हर किसी का एक टाइम जोन होता है और वो टाइम जोन आपका भी आएगा। लेकिन जिस दिन वो टाइम जोन आपका आए उस दिन आप प्रिपेयर होने चाहिए इस दुनिया में, ठीक है। अगर आप प्रिपेयर नहीं रहोगे, आप आगे नहीं बढ़ना चाहोगे, तो फिर वो टाइम चला जाएगा। और बट एक बात बता दूं, आपकी लाइफ में, मैंने ये मेरी लाइफ में भी एनालाइज किया, जब मैं पढ़ाता था, आई स्टार्टेड टीचिंग इन 2012। सो 2012 से लेके 2017 तक आई थिंक मुझे कोई जानता नहीं था इस इंडिया में, एक्सेप्ट मुंबई के कुछ बच्चे जिनको मैं पढ़ाया करता था। उसके बाद में यूट्यूब आया, उसके बाद में काफ़ी चीज़ें आई, उसके बाद में लाइक बट मेरे को ऐसा नहीं था कि वो 5 ईयर के लिए जाए, मेरे को ऐसा लगता था कि नहीं यार हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बट ऑब्वियसली मैं अपने आप को बेटर बनाने की हर दिन कोशिश करता था। लोगों को लगता है कि नहीं यार कोई भी लाइक सक्सेस होती है वो मतलब 2-3 महीने में मिल जाती है, 1-2 साल में मिलती है, ऐसा नहीं होता है। उसके पीछे का बड़ा हार्डवर्क रहता है। आज जो आप हार्डवर्क कर रहे हो ना, ये आपको पे ऑफ करेगा और आपको बहुत अच्छा फील होगा। जिस दिन आप सीए बन जाओगे, उस दिन सीए बन जाओगे उस दिन ये अलग ही एक फील आएगा। मतलब जो, क्योंकि मेहनत करते हैं ना, जो आंखों में एक आंसू आ जाते हैं करके आपकी मेहनत के, वो आज आप मेहनत कर रहे हो ना, उसका आपको फ्रूट मिलेगा, उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। तो मेहनत में कहीं पे भी कमी नहीं रखनी है। बट ऐसा ना हो जाए ना कि आप मतलब बड़े डीमोटिवेट सा फील होने लग जाए वगैरह, ऐसा मत किया करिए। अपने आप को इंप्रूव करिए, अपने आप से बात किया करिए, अपने आप को आईने में देख के और अपने आप से बात किया करिए, और अपने आप से पूछिए कि भैया क्या चाहिए तुझे करके, ठीक है। फिर अंदर से आवाज आनी चाहिए, नहीं यार अच्छी लाइफ बनानी है, अच्छा कुछ करना है, कुछ बड़ा
क्या करना है, लोग देखे करके, ठीक है कि हमने कुछ अच्छा किया है लाइफ में, वैसा कुछ करना है, खुद के लिए करना है, बाकी के लिए तेल लेने गया, खुद के लिए करना है, खुद की लाइफ को बहुत आगे तक ले जाना है, बहुत अच्छी लाइफ जीना है इस दुनिया में। एक ही तो लाइफ मिली है, इसके बाद मिलेगी नहीं मिलेगी पता नहीं, वापस जन्म होता है या नहीं अपन को पता नहीं करके, ठीक है। तो यही लाइफ है, जी लो करके, जैसे जीनी है करके, इट्स आपके हाथ में है कि आप कैसे जीना चाहते हो। तो गाइस थोड़ा अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान दो और फटाफट फटाफट कंप्लीट कर लो, और कंप्लीट करने के बाद लाइक कुछ ना हो बट पढ़ना ना पड़ेगा, पढ़ना नहीं पड़ेगा, पढ़ना इतना इजी नहीं होता, ये आप मेरे से ज्यादा आप समझ सकते हो। बाकी सब चीजें लाइफ में बहुत ज्यादा इजी है, पढ़ना बड़ा ही डिफिकल्ट है। सो जस्ट डू इट, क्रैक इट करके, ठीक है, और उसके बाद फटाफट सीए बन जाओ। थैंक्स अ लॉट पीपल, आज के लिए इतना बहुत है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन मिलते हैं।